भेजा था ना वो शीट। चलिए वो शीट के बारे में मैं शीट को सबमिट करिए प्लीज। मैं वो शीट दिखा देता हूँ आपको कैसे बनी है, मैंने बनाई है आज की भी, और वो भेज भी देता हूँ सबको। ओके सर, पर मैंने आज जैसे आपको बोला था वैसे ट्राई किया सब कुछ, पर वही से मुझे प्रॉब्लम आ रही और बार दिखा देता हूँ। है। जी सर। देखिए ये वो शीट है, लुकअप वाला फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा लगाकर दिखा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया वी लुकअप का फॉर्मूला डिलीट, ये डिलीट हो गया। मैं दोबारा लगाकर दिखा रहा हूँ कैसे लगता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं शीट में फॉर्मूला दोबारा लगाकर दिखा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया था वो अब लास्ट समझ लीजिए एक बार। अरे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने। सबसे पहले हमने इक्वल्स टू प्रेस किया, इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद हमने लिखा इस पे वी लुकअप, वी लुक अप, स्पेलिंग देख लीजिए वी लुक अप। और ये पूरी की पूरी शीट में आपको भेज दूंगा लगा लगाया फॉर्मूला, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया, शिफ्ट के साथ 9 दबा के जो होगा, और इतना करने के बाद की से मैं इसको इधर ले गया और जहां से मेरे नाम थे वो सब सिलेक्ट कर लिए, जितने नाम थे वो सब सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद मैंने माउस की हेल्प लेके दूसरी वाली शीट खोल ली, वो अभी खुली हुई नहीं है, रुके पहले वो शीट खोल लेंगे हम डाउनलोड में जाके। देखिए दोनों शीट हमारी खुल गई है। अब इसका मैंने टोटल लगा लिया है पहले से। टोटल लगाने के बाद मैं फिर से भी येलो, अब यहां पर मैंने फिर से वही इक्वल्स टू वी लुक अप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और अपने सारे नाम को सिलेक्ट कर लिया। जितने भी नाम थे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद वो दूसरी शीट खोली, दूसरी शीट खुलने के बाद नाम से लेके, ध्यान समझिएगा, नाम से लेके और यहां तक ले गया जहां तक मेरा टोटल था, और फिर इन कॉलम को गिना तो इनकी देखिए 1R into 10C लिखा है। जी सुदीप जी एडमिट कर रहा हूं। 1R into 10C लिखा है, 10C का मतलब 10 कॉलम है। बाकी आप गिनना भी चाहो तो B से लेके K तक गिन लीजिए, 10 कॉलम ही बन रहे हैं। तो जितने कॉलम है इतना सिलेक्ट करने के बाद, इसे पूरा नीचे तक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद, सारा पूरा बॉक्स सिलेक्ट किया मैंने, और बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के 10 लिखना है, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद। 10 इसलिए लिखा क्योंकि 10 ही कॉलम थे जो मैंने करे थे, और मैंने एंटर कर दिया तो ये अपने आप आ गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा सॉल्व। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है सर, वापस से ट्राई करूंगा। जी किसी की भी कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए। सर आपने क्या बताया एक बार फिर से बता दीजिए, मैं बहुत देर से लॉग इन कर रहा था मगर अलाउ नहीं कर रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यवंशी जी, कुछ नहीं बताया। जो स्ट्रेटजी 3% की स्ट्रेटजी आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार और लगाकर बता दी। फॉर्मूला लगाना बताया वी लुकअप का। मेरे को भी बता दो सर। नहीं आया, आपने लगाकर देखा था? नहीं मैं तो बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ अलाउ कर दो। नहीं अलाउ तो ठीक है, आपने 3% की स्ट्रेटजी बनाई है? 3% की डाउनलोड करिए ना सर। और बनाई भी है? येलो वाली शीट में बनाई है? येलो वाली में बन नहीं ना सर, वो कॉपी करते और वो वहाँ फॉर्मूले लगे हैं तो वो नॉट रेफरेंस या कुछ ऐसा आ जा रहा है वो पूरे उसमें। चलिए एक शीट तो मैंने ये खोली जो आप डाउनलोड करते हैं, इसमें टोटल कर लिया है मैंने। टोटल तो आप करिए। आज का है सर, ये आज का है, ये टोटल कर लिया। उसके बाद मैंने वो वाली शीट खोली, येलो वाली, येलो वाली शीट ये खुल गई। येलो वाली शीट खोलने के बाद ये जो मैंने आज का कॉलम, ये मैंने डिलीट कर दिया कॉलम, मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया, इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद इंसर्ट का कॉलम कर लिया, या फिर ऐसे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ प्लस दबाया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाया तो एक कॉलम आ जाता है यहाँ पर, और इस कॉलम का नाम लिख दिया 17th। ठीक है सर, म्यूट कीजिएगा। 17th जुलाई, 17th जुलाई। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू
फिर वी लुक अप लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जितने भी नाम है इनको सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, और ये सिलेक्ट हो गए। जहां पर सिलेक्शन हो जाएगा अभी कुछ नहीं करना, उसके बाद लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद माउस से दूसरी शीट खोलेंगे, माउस से खोलेंगे दूसरी शीट, या कैसे भी करके दूसरी शीट खोलेंगे। खुलने के बाद जो यहाँ से नाम शुरू हो रहे हैं वहां से लेके और जहां तक टोटल है वहां तक का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहां पर लिखा आएगा कितने कॉलम है। ये पहले लिखा आ रहा है कि 10 कॉलम है, देखिए 84 कॉलम तो ऐसे हैं, और नीचे लिखा आ रहा है इंटू 10C। 10C का मतलब ये 10 कॉलम है, B से लेके K तक। तो क्योंकि 10 लिखा आ रहा है इसलिए कॉमा लगा के 10 लिख दिया, फिर कॉमा लगा के 0 लिखा, कॉमा लगा के 10, कॉमा लगा के 0 और ब्रैकेट बंद। 10 या 11 कैसे डिसाइड होगा? बी से लेके टोटल तक के कॉलम गिनने हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 9 तो होगा, और के 10th कॉलम है के। तो बी से स्टार्ट करना है गिनना और टोटल तक जाना है, जितने कॉलम होंगे उतना ही लिख देना है। 10 हो तो 10, 11 हो तो 11, 9 हो तो 9, और कॉमा 0 कॉमा ब्रैकेट बंद, और फिर एंटर। एंटर मारते अपने आप सारी फिगर आ जाएंगी। उसके बाद ये वनडे वाली पे फॉर्मूला दोबारा लगाना है और 2 डे वाली पे भी फॉर्मूला दोबारा लगाना है डिफरेंस का। डिफरेंस का लगाने के बाद से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट कर लेना और सबसे पहले आए होंगे उनमें से उठा लेना। जैसे मैंने ग्रासिम बोला था आज हमने लेकिन ग्रासिम लिया नहीं है, मेरे हिसाब से ग्रासिम का पॉजिटिव डेटा है, तो इससे मैं ग्रीन कर देता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया ग्रासिम, वो पहले 3% बढ़ा हुआ था। बाकी आज कोई नया आया नहीं, आज पूरे दिन में बस एक ही नया आया है ग्रासिम, बाकी सब पुराने ही थे। एनएमडीसी में बहुत दिन पहले आपको बता ही चुका हूँ पॉजिटिव, और आज वो 70 के ऊपर निकल गया है। उस दिन वो 67, आज वो 71 है, और वो तेज है। मेरे हिसाब से 75 आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था एनएमडीसी भी भाग रहा है, आपका टीटागढ़ भी आपका पतंजलि भी दौड़ रहा है, डिक्सन भी भाग रहा है। डिक्सन और पतंजलि में मैं एग्जिट कर गया हूँ। एनएमडीसी भी आपका दबा के भाग रहा है रोजाना। और एक हमने वो लिया था, कौन सा लिया था? टीजी प्लस नहीं भाग रहा, वो नेगेटिव डेटा लग रहा है। और क्या लिया था हमने? फार्मा, पीरामल फार्मा सही चल रहा है, प्रॉफिट में है शायद, वो भी आज लॉस में आ गया। कोई बात नहीं, वो सही चल रहा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव डेटा है। और 1-2 आइटम हमने और ले रखे हैं जो हमारे प्रॉफिट में है। क्या थे वो? एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस में कल परसों डेटा बना था, तो वो भी प्रॉफिट में इस टाइम। और भी 1-2 लिए थे। सर जी एम कॉलम में क्या कहाँ से लेना है डिफरेंस, किसका लेना है? क्या एम कॉलम में जो शीट में उसको डिफरेंस कहाँ से लेना है? डिफरेंस ये है ना सर, जब हम ये वाला डिफरेंस ले रहे हैं तो ये L माइनस K कर रहे हैं, वनडे का डिफरेंस लिया। और जब N में ले रहे हैं तो L माइनस J कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, L माइनस K, ये लिखा है इसको। और अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला सेकेंड डे वाला इक्वल्स टू L माइनस K, ऐसे लगाया। और जब ये वाला लगाया तो L माइनस J लगाया, मतलब 2 दिन का डिफरेंस। क्लियर? सर वो अदानी सोलर में भी बड़ा बड़ा दिख रहा है बहुत, कहाँ है अदानी? तो अपना सर इससे क्या समझ आता है, मतलब जो एम और एन वाला कॉलम में? ये M कॉलम हमने बनाया है, डिफरेंस का कॉलम है ये, डिफरेंस ऑफ वन डे कि 16 तारीख से 17 तारीख पे कितना चेंज आया। 17 डेट्स को माइनस कर दिया 16 के डेटा से, तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। देखो 22 था, यहाँ पर 30 था, तो डिफरेंस आ गया 7.73। तो हमें ये पता चला है कि डेटा किसमें बना है और कितना बड़ा है। तो हमें पता चला कि ग्रासिम में नया डेटा बना है, पहले 0 था, अब 3.11 हो गया। बाकी सब में डेटा जो भी था वो बढ़ गया। तो ये डिफरेंस ही तो पता चलेगा कितना बड़ा है, किसमें सबसे ज्यादा बड़ा है। फिर हमने इसको सॉर्ट कर लिया बड़े से छोटे में, तो सबसे ऊपर वो आ गया जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा है, तभी तो हम उसमें ट्रेड लेंगे। ओके ठीक है। और सेकंड डे वाले में हमने क्या करा, L माइनस J कर दिया, मतलब 17th डेट में से 15th वाले को लेस कर दिया। तो पता चला कि पिछले 2 दिन में कौन ज्यादा बड़े हैं। वैसे 2 दिन वाला मैं कभी यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैंने बना रखा है। ठीक है। जी, और कोई क्वेरी किसी की? हटा रहा हूं मैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वॉल्यूम और कॉल वॉल्यूम और पुट वॉल्यूम दोनों सेम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 8, इफ पुट वॉल्यूम इज 60,000 एंड कॉल वॉल्यूम इज 60,000, व्हाट इज द पीसीआर? बताइए क्या होगा।
फॉर्मूला तो पुट कॉल रेशियो का P अपन C है, 1 होगा सर। 1 होएगा बिल्कुल। और जब 1 होता है तो ना तो हम ये बता सकते हैं पॉजिटिव है, ना ये बता सकते नेगेटिव है। देखिए किताबी भाषा ये बोलती है, किताबी भाषा के हिसाब से, प्रैक्टिकल को छोड़ दीजिए अभी, 1 न्यूट्रल, PCR अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो न्यूट्रल, PCR ग्रेटर देन 1 बुलिश, PCR लेस देन 1 बेरिश। ये किताबी भाषा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था 1 की जगह 0.9 को भी बुलिश मान लेता है एक्चुअल में जो डेटा होता है। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 0.9 ये किसी बुक में नहीं लिखा है, कोई रूल नहीं है, और ये हमेशा सही नहीं रहेगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं अगर 0.9 भी हो जाए तो मैं उसे बुलिश मानकर चलता हूँ। होगा तो बुलिश 1 के बाद ही, लेकिन मैं 0.9 पे ही खरीद के बैठ जाता हूँ कि अगर 1 पे खरीदूंगा तब तक तो बढ़ चुका होगा, मैं 0.9 पे ही खरीद लेता हूँ। सर मेरे को यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने बुलिश मान लिया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपका PCR रेशो 0.9 हो गया तो मैं उसे बुलिश ही मानता हूँ। हाँ, मगर वो एक ऐसा भी है ना कि बुलिश मतलब वहां पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर रिवर्सल होगा। तो 0.8 एग्जिट कर दूंगा, 0.8 पे मैंने भी तो बताया है। अगर 0.9 से वो 0.8 हो गया मतलब अभी सेलिंग शुरू हो गई। मैं तो बताता हूँ ना, आप पहले एक PCR देखिए, आधे घंटा फिर से चेक कीजिए, अगर PCR इंक्रीज हो रहा है तो बुलिश है, PCR डिक्रीज हो रहा है तो बेरिश है। लेकिन 0.9 का PCR अगर होगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो 1 के ऊपर चला जाएगा। और अगर 0.9 से 0.8 हो गया, मान लो आपने 0.9 पे खरीदा और वो 0.8 हो गया, थोड़ा सा गिर गया, आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओगे, क्योंकि 0.8 मैंने आपको बेरिश बता रखा है। तो 0.8 जैसे ही होगा हम बेरिश है निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेके। तो जैसे अभी निफ्टी 0.6 हो गई है शायद, निफ्टी का PCR तो मतलब हाँ निफ्टी 50 का, तो मतलब अब ये और नीचे गिरेगी। देखते हैं सर क्या है निफ्टी का PCR आज, कल कितना था? 0.8 था सर। ठीक है, ये 0.5 हो गया सर। कैसे पता चला? वही था ना सर। मुझे एक बार और देखते हैं। ये सेंसिबल का मैंने बहुत सुना है सर, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि सेंसिबल में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। कुछ नहीं है, चलिए देखिए आप, PCR इस टाइम 0.60 चल रहा है निफ्टी का, और इंट्राडे भी 0.49 है। ये वाली साइट है सबसे बढ़िया, niftyinvest.com, यहाँ से मैं देखता हूँ ज्यादातर। और अगर निफ्टी का हम देख रहे हैं करंट का 24 जुलाई का, तो ये दिखा रहा है 0.60 0.49, और अगर नेक्स्ट देख लें तो वो दिखा रहा है 0.92 एंड 0.81। तो कंबाइंड करके देखना पड़ता है हमें, तो हम सिर्फ एक बारी का नहीं देख सकते। शॉर्ट टर्म के हिसाब से नेगेटिव है और एक्सपायरी के बाद ये पॉजिटिव है। तो मुझे आज आपकी एक्सपायरी हो गई निफ्टी की, अच्छा कल हो गई, अब 24 वाला नेगेटिव दिखा रहा है और 31 वाला दिखा रहा है पॉजिटिव। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आएगी। देखो 0.6 डेटा हो गया, ओवरसोल्ड है इस टाइम निफ्टी। सर ये क्या होता है अलग अलग एक्सपायरी का? अरे अलग अलग एक्सपायरी का तो डेटा अलग अलग होगा ना, PCR रेशो। भाई करंट एक्सपायरी में पुट कॉल का वॉल्यूम अलग है और नेक्स्ट एक्सपायरी में पुट कॉल का वॉल्यूम अलग है, तो आपका डेटा के हिसाब से ही तो आपके एक्सपायरी के हिसाब से ही तो पुट कॉल रेशो डिसाइड होगा। सर तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं सर, जैसे 24 जुलाई का या फिर अगले में अगस्त का देखें और जो PCR दिखा रहे, तो उससे हमको क्या पता चल सकता है सर? हमें देखना होता है हमेशा करंट का, करंट की एक्सपायरी का PCR देख के हम डिसाइड करेंगे कि अगले दिन क्या होगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट हफ्ते की देख रहे हैं तो फिर वो नेक्स्ट हफ्ते का बताएगा व्यू। तो करंट एक्सपायरी का PCR 0.6 है और नेक्स्ट एक्सपायरी का PCR 0.9 है। तो करंट एक्सपायरी का 0.6 है मतलब ओवरसोल्ड डेटा है, और अगली एक्सपायरी का डेटा 0.9 है मतलब पॉजिटिव है। तो क्योंकि अगली एक्सपायरी का पॉजिटिव है, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि करंट वाली में भी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अगर अगली एक्सपायरी का डेटा भी शॉर्ट दिखा रखा होता, नेगेटिव होता, तो फिर मैं कहता नेगेटिव ही डेटा है, दोनों जगह ही नेगेटिव है। अब एक जगह पर नेगेटिव है, एक जगह पर पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो ओवरसोल्ड है, वो ज्यादा ही नेगेटिव है। तो जब ज्यादा ही नेगेटिव होता है तो मैंने बताया था वहां से रिवर्सल आ जाता है। तो क्योंकि अगले हफ्ते का पॉजिटिव बन रहा है, इससे मुझे अंदाजा हुआ है कि करंट वाले में रिवर्सल जरूर आएगा।
मतलब निफ्टी जो है हो सकता है कि 25,000 वापस चल जाए। 25 नहीं, मेरा मानना है 25,500 अगले हफ्ते में। क्या बता रहे हैं सर? मुझे लगता है कि निफ्टी अगले 2-3 दिन में, और हो सकता है कल ही 25,500 दिख जाए, मंडे को। सर आपने कहा था कि जो RSI है वो भी सेम ही इफेक्ट करता है, और पेपर में भी दोनों का मतलब सेम ही आ जाएगा, जब PCR या RSI सेम ही। अगर वो RSI 70 के ऊपर जाता है तो फिर उसमें क्या वो भी बुलिश के लिए काउंट करेंगे हम? बिल्कुल, RSI अगर 70 के ऊपर जाएगा तो वो बुलिश है। सर 70 के ऊपर है कि जैसे ऊपर 70 है या मतलब नीचे अगर 50 से नीचे, जब कोई रेंज है इसकी 50 70 या देखो 60 40? मैं आपको बताता हूँ, RSI में ज्यादा RSI में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। RSI की कोई किसी भी चीज की कोई रेंज नहीं है। PCR की है 1 से कम और 1 से ज्यादा। 1 है तो न्यूट्रल, 1 से कम है तो बेरिश, और 1 से हो ज्यादा है तो बुलिश। लेकिन मैं वो वाली रेंज को नहीं मानता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, 0.9 आ जाए तो बुलिश है, 0.8 0.7 के नीचे बेरिश है, और ऊपर में 1.25 के बाद वो ओवरबॉट हो जाती है, फिर वहां से रिवर्सल आ जाएगा। नीचे 0.5 0.6 के आसपास रिवर्सल आ जाता है। तो ये जो सर ये रूल सिर्फ निफ्टी के लिए है कि सारे स्टॉक्स के लिए कॉमन रूल सिर्फ निफ्टी के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब हम अगर स्टॉक है? पे आ जाएं, अगर हम स्टॉक पे आ जाएं तो स्टॉक में क्या होता है, देखना पड़ता है कि उनके अंदर लिक्विडिटी कितनी है। ज्यादातर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, तो उनके PCR रेशो से कुछ खास फायदा होता नहीं है। जो निफ्टी के 50 शेयर हैं उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उनमें सेम रूल चल जाएंगे जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बोले हैं। अब अगर किसी शेयर में लिक्विडिटी है ही नहीं तो उसमें PCR काम नहीं करता, उसमें RSI काम नहीं करता। तो ये जो PCR रेशो का जो फॉर्मूला मैंने आपको 0.9 वाला बताया है, ये मैं निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो टॉप मोस्ट 50 शेयर्स हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छी होती है, मैं उनके लिए यूज करता हूँ। जैसे HDFC AMC निफ्टी का शेयर है, लेकिन मैं उसके लिए यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप HDFC AMC की वो देखोगे ना ऑप्शंस की ट्रेडिंग, तो उसमें बहुत दूर दूर बैठे होते हैं लोग, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है नहीं। लेकिन जब यही काम मैं ITC के लिए करता हूं तो चला लूंगा, रिलायंस चल जाएगा, इन्फोसिस चल जाएगा, TCS चल जाएगा। इनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी है, तो जहां पर लिक्विडिटी है वहां पर PCR काम करेगा, जहां पर लिक्विडिटी नहीं है वहां पर PCR RSI काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर तो PCR कुछ भी हो सकता है जब लिक्विडिटी है ही नहीं। तो लिक्विडिटी की कितनी लिमिट होनी चाहिए? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर आपको 100 लॉट बेचना हो तो आपके बिक जाए। 100 लॉट बेचने के लिए आप ये नहीं कि रेट 100 की जगह 110 हो जाएगा, मतलब 100 लॉट बेचना चाहो तो 20-50 पैसे के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 सोलर पड़ा हो तो 150 कस्टमर आगे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी जो बिड होनी चाहिए उसमें एक एक रेट पे 20-20 25-25 बंदे होने चाहिए, तभी तो 4 रेट पे 100 बिकेंगे। अब अगर हर रेट पे एक ही बंदा खड़ा है 100 बेचने के लिए, तो उसको 5-7% रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, लिक्विडिटी नहीं है वहां पर। तो वो लिक्विडिटी अपन कैसे चेक करते हैं सर? सर 50 कंपनी निफ्टी की है, मैं बता देता हूँ। जो निफ्टी की 50 कंपनियां उनके अंदर लिक्विडिटी है, और निफ्टी में लिक्विडिटी है, इसके अलावा किसी में नहीं है। नहीं, अपन को जैसे देखना है उसमें एंजल वन में, तो वो कैसे देखेंगे सर आप चेक कि करो, लिक्विडिटी? कि 1 मिनट के अंदर कितनी वॉल्यूम बढ़ी। वॉल्यूम लिखा जाता है, मान लीजिए एक शेयर की वॉल्यूम 1 करोड़ लिख के भी आ रही है, फिर आप वॉल्यूम चेक करो 1 करोड़। म्यूट कीजिए जरा एक बार सुरेश जी। आपने मान लीजिए वॉल्यूम चेक किया और 1 करोड़ लिखा हुआ आया है, फिर आप 1 मिनट बाद चेक करो कि 1 करोड़ कितने लाख हो गया। अब अगर मान लीजिए 1 करोड़ लिखा हुआ आया था और आपने 1 मिनट बाद देखा तो 1 करोड़ 1 लाख या 2 लाख हो गया, तो मतलब उसमें 1 मिनट में 2 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अगर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है तो फिर ठीक है, वॉल्यूम से पता लगता है। और ये अपना प्राइस एक्शन, ये क्या होता है सर? ये अपन कब अब पढ़ेंगे ना अभी आगे? प्राइस एक्शन आपने NSE में पढ़ लिया है। जिस दिन चार्ट बताए थे तो उस दिन बताया था ना, वॉल्यूम का नीचे एक ग्राफ होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है तो वो प्राइस एक्शन है कि उसे बाय कर लो, और अगर वॉल्यूम के साथ कोई चीज गिर रही है तो उसे बोलते हैं सेल कर दो। चलो मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आगे क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद आपको प्राइस एक्शन हल्का सा बता देता हूँ। ये मैंने आज का डिक्सन का चार्ट ले लिया, डिक्सन तो है ही नहीं, पतंजलि ले लेते हैं। चलो ये मैंने पतंजलि का चार्ट ले लिया आज का। चलिए जी, ये आपके सामने है। हाँ जी, सबको दिख रहा होगा चार्ट।
यस सर। हाँ, अब इस चार्ट को मैं ले आता हूँ इसको कहीं और। समझाने के लिए मैं इसे पेंट पे खोल देता हूँ। मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा चार्ट आराम से, अच्छा खासा बड़ा बड़ा। जी सर। चलिए अभी से समझा देते हैं एक बार प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, और फिर हम बस अपना आगे का काम करेंगे। देखिए जरा, ये डिक्सन का चार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वॉल्यूम है नीचे, ये सब वॉल्यूम है, ये जो दिख रही है ना ये वॉल्यूम है। अब यहाँ शुरू में जब मार्केट खुलती है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसके बाद एक कम वॉल्यूम शुरू हो गया तो ये इसका एवरेज गिर गया। ये एवरेज की लाइन है, ये वाली ये एवरेज की लाइन है। और जैसे ही एवरेज की लाइन से ऊपर गया, जरा देखिए, एक तो यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, तो हमने देखा एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आने पे ये बढ़ रहा है। यहाँ पर भी ये बढ़ा है और यहाँ पर भी ये बढ़ा है। जब भी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आया और अगर वो वहां पर बढ़ रहा है तो आपने यहाँ बाइंग की पोजीशन लेनी है। आपने यहाँ बाय करना था और यहाँ पर सेल कर सकते थे, आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। यहाँ पर जो रेट था वो 1928 था और यहाँ पर 48 है, तो लगभग 20 रुपए 1% का आपको मिल जाता था अगर आप प्राइस एक्शन की करना चाहें। और यहाँ पर जो टाइम था वो 2:05 था और यहाँ पर जो टाइम है वो लगभग 2:25-30 होगा। तो सिर्फ 15-20 मिनट में आप 1% कमा सकते थे स्कैल्पिंग करके। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। दूसरा प्राइस एक्शन कब हुआ, जब वो यहाँ पर देखो एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम फिर यहाँ आया ये वाली जगह पर। अगर आपने ये वाली मिस कर भी दी, ये वाली 1928 मिस कर दिया, तो आप यहाँ पर आके 1932 पे भी ले सकते थे। दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ आया, और जब ये वाला प्राइस एक्शन आया तो भी मार्केट बढ़ी थी, तो यहाँ पर भी आप बाय ले सकते थे और यहाँ पर लाके उसे सेल कर सकते थे, तो यहाँ पर भी आपको लगभग 1% मिल जाता। उसके बाद जो लास्ट में गिरा है ये क्लोजिंग की वजह से गिरा है, कल को ये गैप अप ओपन होकर वापस वहीं आ जाएगा। तो प्राइस एक्शन में क्या होता है, जब भी वॉल्यूम के साथ कुछ हो रहा हो, अगर वॉल्यूम बढ़ते समय अगर आइटम प्लस में जा रही है, वो कैंडल ग्रीन है तो आपको बाय करना है, अगर वो कैंडल रेड बन रही है तो आपको अंदाजा लगाना है कि गिरेगा, तो फिर वहां पर आपको गिराना है। जैसे प्राइस एक्शन ये 2 कैंडल का आपको ऊपर मिला और तीसरी में भी एवरेज वॉल्यूम ज्यादा ही आई थी और उसमें गिरा था। जब ये गिरने वाली कैंडल बनी तो आपको यहाँ के पता लग जाएगा, आप यहाँ पर सेल पोजीशन लेके और यहाँ पर वापस बाय करके तीसरी बार प्रॉफिट निकाल सकते थे प्राइस एक्शन की वजह से। सूर्यवंशी जी क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। लेकिन ये कभी कभी फेल भी हो जाएगा। कैसे? आपने मान लीजिए ये वाली कैंडल छोड़ दी गलती से, ये वाली भी छोड़ दी, और यहाँ पर आके आपको लगा अरे ये तो प्राइस एक्शन चल रहा है, इतनी लंबी कैंडल बन गई, चलो यहाँ पर खरीद लेते, और आप यहाँ पर बाय करके बैठ गए और आपका लॉस हो गया, यहाँ पर सेल हुआ, तो ये कभी कभी फेल भी हो जाओगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इस वाली कैंडल से खरीदे तो इस वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर वो ऊपर चढ़ने के बाद इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस उसे काट दे तो आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे, यहाँ तक का इंतजार नहीं करोगे। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि जिस कैंडल के बेस पे आपने पोजीशन बनाई उस कैंडल के लो और हाई को ही स्टॉप लॉस मानते हैं। समझ में आया कुछ? उतना नहीं आया सर। आना चाहिए आपको। देखिए जैसे आपकी मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पर हाई हुई, तो आपने अगर इस वाली वॉल्यूम को देखकर पोजीशन बढ़ाई, यहाँ वाली अभी ग्रीन कैंडल थी तो आपने बाई की पोजीशन बनाई, तो बाई की पोजीशन आपने यहाँ बनानी है, और जो इस कैंडल का लो है ये स्टॉप लॉस होगा आपका। ओके सर। बस ये है प्राइस एक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम किसी की? तो वो सर प्राइस एक्शन तो है, तो इसके साथ कुछ और भी कोई पैरामीटर साथ में देखने होते कि या फिर पीछे की काम करते हैं? प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। एक बंदे ने एक दिमाग लगाया कि अरे वॉल्यूम आ रही है, चलो बहती गंगा में हाथ धो लें। एक आइटम पे एक बंदे ने बाइंग करनी शुरू कर दी है, तो चलो यार 2-4 रुपए तो भागेगा, हम भी ले लें। स्कैल्पर्स के लिए बनी है। जब भी वो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं कोई चीज भाग रही है तो 1 यूनिट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं 1000 शेयर से, मतलब 1000 लॉट, और 1 रुपया लेके बाहर निकल जाते हैं। तो उन्होंने क्या लगाया, कॉल खरीदी उन्होंने, मान लो 20-25 लॉट खरीद लिए एक साथ, तो 25 लॉट खरीदने में उनका 1 लाख रुपया लगा, और वो 1 रुपया लेके निकल गए, 20,000 बच गए उन्हें 1 लाख रुपया लगा के 1 मिनट में। तो स्कैल्पिंग होती है हाई क्वांटिटी में, तो उन्हें सिर्फ 1-2 रुपए ही चाहिए होते हैं, तो वो प्राइस एक्शन से निकाल लेते हैं। जैसी वॉल्यूम ज्यादा हुई, भागती हुई गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया जरा से, एक मुट्ठी निकाल लिया, पानी पी लिया, उनका भला हो गया, 1 लाख आगे 20,000 बच गए, या फिर 1 लाख आगे 20,000 चले गए। तो बहुत छोटे टाइम का ट्रेड होता है, ये स्कैल्पिंग बोलते हैं, ऐसे प्राइस एक्शन के थ्रू ही हो जाती है। और उसमें स्टॉप लॉस वो अपनी उस वाली कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लेके चलते हैं,
और अगली जो भी कैंडल बनेगी 1 या 2 कैंडल का वो टारगेट लेकर चलते हैं। मतलब उनका टारगेट ये होता है बस 1 लाख लगा के 10,000 कमाने हैं, या फिर 1 लाख लगा के 10,000 कमाने हैं, 10,000 का स्टॉप लो, 10,000 का टारगेट, ये होता है उनका। तो प्राइस एक्शन अगर वो कर रहे हैं तो उसमें से 9 बार चल जाता है, एक बार विफल होता है। उसमें टाइम फ्रेम क्या रहता है इसका? मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, बहुत ज्यादा तो 5 मिनट बस। अगर मार्केट बिल्कुल चॉपी हो रखी हो, जली ना रही हो, तो 5 मिनट। स्कैल्पर सिर्फ इतना ही करते हैं। चलिए जी, और कोई क्वेरी किसी की? इतने सारे क्वेश्चन कर लिए सबने? आपकी इच्छा है। बुरा तो बड़ा लगता है मुझे भी बोलते हुए, आपको भी सुनते हुए लग जाता है किसी किसी को, लेकिन आप कभी भी अपना होमवर्क करके नहीं लाते, और तब ये हाल है जब एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास हो रही है। और होमवर्क भी कितना, 20 क्वेश्चन तो दिए थे। सर 10 ही थे। हाँ 10 ही थे तो 10 भी कर लेने थे ना। जितने नहीं किए मैं उन्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने पूछा है ना कर लिए तो किसी का हाँ आया नहीं है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ किसी ने किए ही नहीं है। नहीं किए फिर आप बोलते हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब आप करोगे ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा? फिर वो क्लैरिटी आती नहीं है। अगर आपने 10 न्यूमेरिकल करे होंगे, आपकी कोई क्वेरी होगी मैं बता दूंगा, तो क्लैरिटी हो जाएगी ना आपको। कौशिला जी बोलिए, कौशिला जी। सर वो क्वेश्चन नंबर 878 का वो चार्ट में थोड़ा दिखाएंगे? कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ पेज नंबर 78 में है मेरा। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 8 8 विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑल्सो हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल? बताया तो था। हाँ लेकिन इसका आंसर नहीं पढ़ाया आपको। लीजिए, हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन कौन बताता है? स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर बताइए। ये मोमेंटम बताता है आपको, मोमेंटम एंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल बताता है यूजुअली यूजिंग परसेंटेज और डी परसेंटेज लाइंस। 2 लाइन दिखाता है, जैसे आपके मान लीजिए चार्ट है और ये आपका प्राइस चल रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर 2 लाइन और बनाता है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये कहते हैं जैसे ये लाइन इसको काटेगी, अगर इस लाइन के नीचे आ जाए तो ये पोजीशन है, अब ये यहाँ से रिवर्स लेगा। और ऐसे ही अगर ये मान लीजिए ऊपर की तरफ इसे काट दे तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा। ये ऐसे 2 लाइन बनाकर चलता है ये स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर। ये एक ट्रेंड है, एक उसका मतलब एक चार्ट में एक चीज है, और ये हर एक ऐप में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका नाम याद कर लीजिए, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर। अगर मैं कोशिश कर लेता हूँ अगर मिल जाए ये एंजल में, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी लगाया भी नहीं है, नाम याद करने पड़ेंगे। ऐसे बॉलिंगर बैंड भी है एक ऐसा, मैं बॉलिंगर बैंड दिखा दूंगा अगर ये ना मिला तो। नाम क्या था इसका? स्टोकेस्टिक। देखता हूँ मिलेगा नहीं, जहां तक ये मिल गया। ये देखिए स्टोकेस्टिक लगा दिया मैंने, तो ये देखिए 2 लाइन है। अब जैसे ये रेड वाली ग्रीन को काटेगी ये ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो पतंजलि जो है इस तरह से चल रहा है, देखिए ये नीचे लगा दिया ना मैंने, ये होता है। अब ये कैसे बताता है छोड़िए, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी में इसका नाम लर्न कर लीजिए। एक और बताऊं ऐसा ही मैं आपको, उसका नाम है बॉलिंगर बैंड, वो ज्यादा अच्छा है, वो दिखा देता हूँ। बॉलिंगर बैंड पहले से हटाओ। एक हम लगा सकते हैं बॉलिंगर बैंड भी ऐसा ही होता है, वो भी अच्छा है, वो मैं करता हूँ यूज बॉलिंगर बैंड। ये रहा। अब ये जो बॉलिंगर बैंड होता है देखिए इसने क्या करा, कह दो अभी पढ़ा रहे हैं, कल को मिलेगा, फ्लोर कल मिलेगा। बॉलिंगर बैंड देखिए क्या हुआ मैम, ये प्राइस चल रहा है हमारा, और जो ऊपर नीचे की ब्लू लाइन है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसे। कल मिलेंगे। ये मोटा नहीं हो पा रहा है मुझसे। चलिए समझ में तो आ रही होंगी। सर वो लाइन आ रही है, तो थिकनेस वाला ऑप्शन आया था उसमें कर दीजिए सर। हाँ आया।
ये वाला विजिबिलिटी में और नीचे सर, और नीचे नहीं, और नीचे उसमें नहीं, पुराने, हाँ नीचे आइए। सर वो लाइन अभी तो कहीं आ गया। नहीं है, लाइन में बताता हूँ, इनपुट में देख लेते नहीं हैं। विजिबिलिटी में सर स्टाइल में मुझे स्टाइल में भी नहीं दिख रही कहीं। सर वो लाइन पे क्लिक कीजिए कलर वाले ये वाला ऊपर एक आध कलर में क्लिक करिए, हाँ और नीचे क्लिक करिए। अब नीचे आइए सर, नीचे और नीचे आइए, और नीचे नहीं आ रहा तो नीचे लेकर वो नीचे थिकनेस लिखा है, ऊपर से नीचे। ना, मुझे क्यों नहीं दिख रही? ओपेसिटी के नीचे लिखा हुआ सर। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? सर वो लाइन में क्लिक करिए ना, फिर से। जैसे लाइन पे हाँ अब नीचे मिल गया थिकनेस, ये मिल गया। अब देखिए एक लाइन ये मैंने मोटी वाली बना दी और नीचे वाली को भी मोटा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगी क्या है ये। अब ये जो मोटी मोटी लाइन दिख रही है ना, ये बॉलिंगर बैंड है। अब ये बोलता है अगर आपका प्राइस इससे ऊपर जाएगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा, देखो गिरा भी है। ये बोलता है अगर बॉलिंगर बैंड से जैसे देखो यहां पर आया तो यहीं से नीचे गिर गया, ऐसे ही जब नीचे इसके पास आया तो यहां से ऊपर उठ गया, फिर जैसे इसके पास आया तो नीचे गिर गया, ऐसे ही जब इसने इसको काटा तो यहां पर ये बोलता है कि अब ये ओवरसोल्ड पोजीशन आगे भी गिरेगा, और ये गिर गया आज के लिए। ठीक है, तो ये बॉलिंगर बैंड मैं यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए। जब मुझे स्कैल्पिंग करने का मन होता है तो मैं इस बॉलिंगर बैंड को यूज कर लेता हूं। तो पेपर में बॉलिंगर बैंड आएगा तो आप वो भी आंसर दे सकते हो, वरना जो आपके पास यहां पर लिखा हुआ था ये भी नाम है क्या, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये भी आप याद कर सकते हो। यही आपको बताते हैं, एक इसमें अपर लेवल होता है K परसेंटेज, एक D परसेंटेज, उसके हिसाब से ये आपको बता देते हैं ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट पोजीशन कब है। क्लियर हुआ मैम? जी सर। ये दो मैंने आपको बता दिया, और ये बॉलिंगर बैंड वाला ज्यादा अच्छा ही मैं यूज करता हूँ। चलिए जी, और कोई क्वेरी? इसमें क्या सेटिंग रहती है कोई? कुछ नहीं, बॉलिंगर अपने आप ये लग जाता है या फिर इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है? नहीं अपने आप ही आ जाता है। बॉलिंगर बैंड डाल दीजिए, अपने आप आएगा। आपके सामने भी तो डाला था। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए जी, लेसन शुरू करें अगला। ये 10 क्वेश्चन थे, किसी ने नहीं करे, मुझे बुरा लग रहा है इस बात का कि ओनली 10 क्वेश्चन जो कि 10 या 15 मिनट लगाकर हो सकते थे, आपने नहीं किए। अगले लेसन का नाम है फंडामेंटल फॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शन चेन। ये जो ऑप्शन चेन है ये भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़े काम की चीज है, और आपको ने देखा भी होगा। मैं हर बार ऑप्शन चेन खोल के बता देता हूँ कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है, तो वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। और पेपर में आ जाते हैं कभी कभी इनके क्वेश्चन, हालांकि कोर्स में ये है नहीं। चलिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। An option chain is a table or listing that display the available options contract for a particular underlying asset। क्या ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन एक टेबल है जो आपको सारे के सारे ऑप्शन एक ही जगह पर दिखा देती है। कैसे दिखा देती है वो बता रहा हूं। ये हम गए एंजल में और हमने ये ऑप्शन चेन खोल दी, इसकी ही, पतंजलि की। तो ये पतंजलि की ऑप्शन चेन को मैंने कर लिया कॉपी और आपको यहां पर दिखा दिया। ये देखिए, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या करती है? सारे की सारी स्ट्राइक प्राइस की, सारे की सारी स्ट्राइक प्राइस की, सारे की सारी कॉल के रेट, ये कॉल का रेट है ये, और पुट के रेट एक ही जगह पर दिखा देती है। तो ऑप्शन की चेन मतलब कॉल वाले ऑप्शन सारे के सारे और पुट वाले भी। और अगर हम इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये 1880 से ऊपर के भी दिखा देगी और 1980 से नीचे के भी दिखा देगी, कॉल भी और पुट भी। तो सारे के सारे ऑप्शन जब एक ही जगह पर दिखाए उस वाली टेबल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेन। पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि जहां पर सारे के सारे ऑप्शंस की डिटेल मिलती हो उस टेबल को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन इज अ टेबल ऑफ ऑल द ऑप्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट।
किसी एक अंडरलाइंग एसेट, जिसका नाम है यहां पर पतंजलि, किसी एक अंडरलाइंग एसेट के सारे स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस, कॉल भी और पुट भी, उनकी डिटेल जो एक ही जगह पर दिखाए उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेन। यहां तक क्लियर सबको? क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स, ये क्या बताती है? कॉम्प्रहेंसिव व्यू देती है, विस्तृत दिखाई देता है आपको, बड़ा करके समझा देती है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी अलग अलग डेट्स, एंड ऑप्शन के प्राइस प्रीमियम क्या चल रहे हैं, बोथ कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। हेयर आर द की कंपोनेंट टिपिकली फाउंड इन, कह रहा ऑप्शन चेन में सब चीजें पता चलती है। पहला, इस सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस पता चलते हैं। द ऑप्शन चेन लिस्ट वेरियस स्ट्राइक प्राइस एट विच ऑप्शंस आर अवेलेबल, जिस जिस ऑप्शन पे जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन अवेलेबल है वो सब मिल जाएंगे। फॉर ट्रेडिंग, स्ट्राइक प्राइस रिप्रेजेंट द प्री डिटरमाइंड प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। कह रहा है वो सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम वगैरह बता देगा आपको, जिसपे वो खरीदी या बेची जा सकती है। दूसरी चीज क्या पता चलती है? एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट सारी की सारी पता चलती है, कैसे? देखो, जब हम यहां गए तो एक्सपायरी डेट ये 31 जुलाई थी, लेकिन हम इस पे क्लिक करेंगे तो अगस्त की भी मिल रही है और सितंबर की भी। जिस पे आप क्लिक कर दोगे उसी की रेट आपको पता लग जाएंगे, तो तीनों की तीनों एक्सपायरी डेट भी पता चल जाती हैं। तो ठीक है, तो अगली चीज पता चलती है सारी एक्सपायरी। द ऑप्शन चेन डिस्प्लेज द डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स अवेलेबल फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दीज डेट्स रिप्रेजेंट द डेडलाइन बाय विच द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज और इट बिकम्स इनवैलिड। ये वो डेट होती है जिसपे वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। तीसरी चीज क्या पता चलती है सर? एक तो कॉल ऑप्शन पता चलता है और एक पुट ऑप्शन पता चलता है, दोनों चीज पता चल जाती हैं। द ऑप्शन चेन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के बारे में बताती है। ये लिस्ट करती है आपको द बिड एंड आस्क प्राइस, ऑप्शन खरीदने और बेचने के दोनों प्राइस बताती है। फॉर ईच कॉल ऑप्शन 1700 वाला, 20 वाला, 1740, 1760, 1780 सारे बताएगी। एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस बताएगी और सारे की सारी एक्सपायरी डेट भी बताएगी। द बिड प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे। बिड प्राइस किसे बोलते हैं? जो बायर लेना चाहता है। और आस्क प्राइस किसे बोलते हैं? जो लोएस्ट प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, जो सेलर लेना चाहता है। पुट ऑप्शन भी बताता है वो। सिमिलरली द ऑप्शन चेन प्रोवाइड डिटेल ऑन द पुट ऑप्शन के बारे में बताता है, और इसमें भी बिड और आस्क प्राइस दोनों बताते हैं। वॉल्यूम भी बताता है, सर कितना वॉल्यूम सुबह से हो गया और ओपन इंटरेस्ट कितना है। अब ये भी देख लेते हैं कहां बताता है। ये देखिए वॉल्यूम तो ये बता रहा है, ये वॉल्यूम हो गया, तो कितना वॉल्यूम हर एक स्ट्राइक प्राइस पे हो गया, सबका अलग अलग बता रहा है। ये रहा वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का कॉलम और थोड़ा आगे आना था, मैंने वहां पर कॉपी किया नहीं, तो इसमें भी वॉल्यूम बताएगा। और ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है, देखो पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है। पीसीआर निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो वॉल्यूम से निकाल लो या ओपन इंटरेस्ट से निकाल लो। ज्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट वाला होता है, मैं ओपन इंटरेस्ट से ही निकालता हूं, आप चाहो तो वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो। अब पुट की वॉल्यूम मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं की, लेकिन होती है, अगर मैं ज्यादा बड़ा लूंगा तो वहां मिल जाएगी। चलो मैं एंजल में दिखा देता हूं पुट की वॉल्यूम आपको। ये पुट की वॉल्यूम आ जाएगी, ये रही जी पुट की वॉल्यूम मेरी साइड में दिख गई सबको। ये मैंने वहां पर नहीं ली थी। कॉल की वॉल्यूम ये रही, पुट की वॉल्यूम ये रही। अब अगर आप पीसीआर निकालना चाहो वॉल्यूम के थ्रू तो वॉल्यूम के थ्रू निकाल लो, अगर आपका मन करे ओपन इंटरेस्ट के थ्रू निकालना है तो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू निकाल सकते हो। ज्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट के थ्रू होता है, मैं हमेशा ओपन इंटरेस्ट ही देखता हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? सर जैसे कॉल वाले जो पेपर है उसमें निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कॉल वाले ज्यादा हैं तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। आप बताओ, कॉल वाले ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा। फिर वो सोच रहे हैं कि कॉल इसीलिए बाय कर देंगे ऊपर जाएगा। मैंने कल भी बताया था, हम ऑप्शन मार्केट को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर कॉल वाले ज्यादा है मतलब कॉल सेलर ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनना है आपको, ये बात मैं 2-3 बार बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। सर वहां पे कहाँ लिखा है कॉल सेलर है ना बायर है? ऑप्शन चेन में हाँ सर, देखिए ऑप्शन चेन में लिखा है ये ओपन इंटरेस्ट, ये रहा। यहाँ पर देखिए 1940 का ओपन इंटरेस्ट है 1.96 लाख, मतलब 1.96 लाख तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम इसे ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये है कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या होता है, वो कह रहा है मैं इसे ऊपर जाने नहीं दूंगा, नीचे पहुंचाऊंगा।
और 1.1 लाख लोग बोल रहे हैं कि हम इसे नीचे जाने नहीं देंगे, हम इसे ऊपर पहुंचाएंगे। अब यहां पर क्या है, कॉल सेलर ज्यादा है, लेकिन अगर कॉल सेलर ज्यादा होने के बाद भी रेट इससे ऊपर चला गया तो अब ये बेचारे फंस गए। अब ये बेचारे फंस गए तो क्या करेंगे, अब ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। 1,96,000 लोगों ने शॉर्ट कर रखा था कि हम इसे ऊपर जाने नहीं देंगे, कॉल सेलर थे, और ये थे कॉल बायर। अब क्या हुआ, ये इससे ऊपर चल के रेसिस्ट हो गया, इसीलिए पतंजलि रोजाना भाग रहा। थोड़ा सा से पहले से देखते हैं। 1900 पे कॉल सेलर थे 5 लाख और ये थे सिर्फ 2.5 लाख। उसके बाद भी ये रेट 1900 से ऊपर चला गया तो बेचारे ये 5 लाख लोग फंस गए। इन्होंने कॉल सेल कर रखी थी, ये सेलर फंस गए, इनको लॉस होना शुरू हो गया। अब इन लोगों ने ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर रखी है, जिस वजह से ये भागता ही जा रहा है और अब ये और भागेगा, ये जाएगा 2000 रुपए तक। अब ये कहां जाके रुकेगा, उसके लिए मुझे इसे नीचे तक जाना पड़ेगा। यहां पर जाके आप देखोगे तो 10 लाख बंदे खड़े हैं, वो जो 10 लाख है वो रोक लेंगे। देखो 5 लाख नहीं रोक पाए, 1 लाख नहीं रोक पाए, 1 लाख नहीं रोक पाए, 3 लाख भी शायद ना रोक पाए, लेकिन इसके बाद जब यहां पर हम आ रहे हैं ना 2000 पे, यहां पर 10 लाख बंदे खड़े हैं, ये 10 लाख कुछ ज्यादा ही बंदे हैं, ये रोक लेंगे। तो मेरा टारगेट इसमें 1990 तक का है, जो कल या परसों में पूरा हो जाएगा और 2000 पे जाके ये रुक जाएगा। लेकिन अगर इसने गलती से भी ये 2000 क्रॉस कर दिया तो भूचाल आएगा। यहां पर तो सिर्फ 5 लाख लोग फंसे हुए थे, अभी 10 लाख लोग और फंस जाएंगे। अगर 2000 के ऊपर जाएगा फिर तो ये सीधा 22 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कॉल में ज्यादा लोग बैठे हैं तो वो रेसिस्टेंस नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, मुझे तो लग ही रहा था। दोबारा समझाता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट आपने बाद में चैप्टर में समझाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट वाला आपने बोला कि बाद में समझाऊंगा। हाँ, ओपन इंटरेस्ट मैंने समझाया नहीं है, बात समझाना है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर उसमें कैसे पता चलेगा सेलर है ना ये बायर है? वहां तो वही लिखा नहीं है। वो लाल वाला मतलब वो लोग सेलर है और वो ग्रीन में जो है वो बायर है। वैसे समझेंगे क्या? किसमें? हेलो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। ऑप्शन चेन दिखाया हाँ राइट साइड, मेरे कंप्यूटर राइट साइड में था, वो रेड में था, वो ऑप्शन आपने बोला सेलर। नहीं, अगर कॉल साइड इस साइड में कॉल साइड वाले सेलर होते हैं और पुट साइड वाले बायर होते हैं। अच्छा, मैंने कॉल के कॉल सर, वो वाले हैं सी call में। seller। समझिए मेरी सर बात। आप बोलते हैं कि कॉल जब आती तो बाय करना होता है और पुट जब आए तो नीचे करना। उस साल से ये सुनील जी बोल रहे हैं कि अगर कॉल का ये ज्यादा है तो फिर तो मार्केट में बायर ज्यादा हो गए ना, पुट में हो गए तो फिर सेलर ज्यादा हो गए। हम सेलर के हिसाब से देखते हैं। अगर कॉल ज्यादा है तो हम कहेंगे कॉल सेलर ज्यादा है, अगर पुट ज्यादा है तो हम कहेंगे पुट सेलर ज्यादा है। और कॉल सेलर ज्यादा है मतलब मार्केट में सेलिंग ज्यादा है, नेगेटिव हो गया। और अगर पुट सेलर ज्यादा है तो मार्केट में पॉजिटिविटी होगी। पुट सेल हम कब करते हैं? जब मार्केट पॉजिटिव करनी होती है। हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन देखते हैं हमेशा। सर एक मिनट चार्ट दिखाइए। सर मैं समझा नहीं, एक मिनट चार्ट दिखाइए जो दिखा देते हैं एक बार। ये है चार्ट। हाँ जिसमें था सर, यहाँ जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड में इसमें रेड में है, रेड मत वाई जो है ओपन इंटरेस्ट। नहीं रेड मत देखिए, 1 मिनट बस, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। अब तो वॉल्यूम भी कॉपी कर लो। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, अब बोलिए। जैसे आपने मार्क किया था, वो मार्क वाली टेबल निकाली जिसमें मार्क किया था आपने। मार्क अब दोबारा कर देंगे। आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। जैसे कॉल के नीचे जैसे लिखा हुआ ओआई, आपने उसी को मार्क किया था ना सर? हाँ, कॉल का ओपन इसमें आपने लिखा था कितने लोग बाई कर रहे हैं, सही कर रहे जो भी है। मेरी बात तो हम लोग कैसे चल पता चले? थोड़ी देर मेरी बात। हाँ सर। अभी प्राइस चल रहा है 1940 हो गई एट द मनी, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो मैं एट द मनी की बात करता हूँ। 1940 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1.96 लाख। मैं इसे 2 लाख बोल रहा हूँ जिससे कि बोलना इजी हो जाए। तो 1940 की कॉल सेल कर रखी है 2 लाख लोगों ने। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूंगा, क्योंकि बाइंग करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, सेलिंग करने में कहीं गुना पैसा लगता है। तो 2 लाख बंदों ने सेल किया तो उनके लगभग 200 करोड़ लग गए, या जो भी लग गए। एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करने में 2 लाख रुपए लगते हैं। अब 2 लाख लोगों ने कर रखा है, 2 लाख इंटू 2 लाख
करोड़ों में पैसा लगा, लेकिन जब 2 लाख लोगों ने बाय किया होगा तो सिर्फ 10-20 लाख लगा होगा। ठीक है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम हमेशा। अब आप मुझे बताइए, अगर 2 लाख लोगों ने कॉल सेल कर रखी है तो क्या करना चाहते हैं? इसको नीचे पहुंचाना चाहते हैं कि ऊपर? सर आपसे ही क्वेश्चन है। नीचे नीचे मतलब अगर 2 लाख लोग इसे नीचे पहुंचाना चाह रहे हैं, यही है ना, और 1 लाख लोग इसे ऊपर पहुंचाना, इन्होंने पुट सेल की हुई है। पुट सेल करके मतलब ये चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, यही चाह रहे हैं ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो अगर यहां के हिसाब से देखा जाए तो जो नीचे गिराना चाहते हैं वो ज्यादा है, वो ज्यादा है ना? हाँ सर। इसका मतलब ये नीचे गिरना चाहिए यहां से। हाँ सर। वेरी गुड। तो हमारे हिसाब से नीचे गिरना चाहिए, बिल्कुल ठीक समझ में आया आपके। पतंजलि नीचे गिर जाना चाहिए। इसके बाद हमने इस पर दूसरा पैरामीटर लगाया, ऑप्शन चेन के हिसाब से नीचे गिरना चाहिए, लेकिन अब हमने इस पर दूसरा पैरामीटर लगाया, पीसीआर रेशो। अब इसका पीसीआर रेशो कैलकुलेट कीजिए। ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, पीसीआर रेशो क्या आएगा? 0.5 आएगा। हाँ सर। 0.5 पे मैं क्या बोलता हूँ, ये ओवरसोल्ड हो गया। 2/1। तो ये 2/1, 1/2 हो गया, 1/2। अब पी ऊपर रखते हैं, सी नीचे। अब अगर पीसीआर रेशो 0.5 है तो इसे ओवरसोल्ड बोलते हैं। हाँ सर। ओवरसोल्ड का मतलब रिवर्सल आएगा। ओवरसोल्ड का हाँ सर। रिवर्सल आएगा तो ऊपर जाएगा ना। यस सर। और ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो 1.96 लाख लोग हैं ना, 2 लाख लोग, ये फंस गए हैं। मतलब अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल जो है ना, अब से थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, 1900 पे भी आ गया। 1900 पे ऊपर ले जाने वाले थे 2.5 लाख, नीचे ले जाने वाले थे 5 लाख, और ये नीचे रख ही नहीं पाए। 1900 इन्वर्टर को चार्जिंग खत्म लगाना इसके पीछे। क्या बैटरी लो दिखा रहा? ओ सर का बैटरी मेरा खत्म हुआ, आपका नहीं। अब देखिए जरा, अब मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे जैसे इसने 1900 क्रॉस किया था, मैंने कहा था अब तो ये 2000 जाएगा। क्यों कहा था वो जरा ध्यान समझिएगा। 1900 पे पुट वाले हुए 2.63 मतलब 2.5 लाख, और ये हो गए 5 लाख। तो यहां पर पीसीआर रेशो हो गया था 0.5 से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई थी जब 1900 क्रॉस किया इसने। जैसे ही ये क्रॉस किया, ये 5 लाख लोगों को लॉस हो रहा है अभी भी। इन्होंने अपनी पुट कॉल सेल करी होगी 2-3 रुपए पे, चल रही है 70 रुपए की अभी है। तो बेचारों ने 10 रुपए पे भी सेल की होगी, 10 से 70 हो गई, इनको तो नुकसान हो गया। तो ये बेचारे शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, और अभी शॉर्ट कवरिंग करे जा रहे हैं। ये रोक नहीं पाए, फिर इनको भी लॉस हो गया, अब इसको भी लॉस हो गया। अब ये रोक के जा रहे हैं, अब जाकर कहां रुकेगा? ये 2000 पे रुकेगा। 2000 पे 10 लाख लोग हैं, वो रोक लेंगे इसे, मेरे हिसाब से भी रोक लेंगे। लेकिन अगर ये गलती से 2000 क्रॉस हो गया तो फिर ऐसी ब्लास्ट होएगा ना, ऐसी गजब की शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ये 2100 पे ना सीधा 2200 पे जाके रुकेगा। तो ये ऑप्शन चेन से हमें पता चल रहा है कि कहां से शॉर्ट कवरिंग, कितने लोग फंसे हुए हैं। और जब लोग फंसते हैं, जब लोगों को लॉस होता है, तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं ऐसे मौके का इंतजार करता हूं कि इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग का डेटा, कि कॉल राइटर फंसा हुआ है। जब कॉल राइटर फंसेगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी, जब पुट राइटर फंसेगा तो प्रॉफिट बुकिंग नीचे गिरेगा। तो यहां पर कॉल राइटर फंस गया है, क्योंकि पीसीआर रेशो 0.5 है, ओवरसोल्ड का डेटा है, और ये सब अब ओवरसोल्ड हैं, तो सबके सब शॉर्ट कवरिंग करेंगे, और शॉर्ट कवरिंग करने की वजह से शेयर भागता ही चला जाएगा। अब ये पतंजलि भागता ही जाएगा, जिसके पास हो वो होल्ड करके रख सकता है। मैंने आज इसलिए बेच दिया क्योंकि मेरा बहुत नीचे का खरीदा हुआ था, मेरा 1700 का खरीदा हुआ था, 1950 बेच दिया। 250 पॉइंट किसको मिलते हैं? 20-20%। मुझे मिल गए 100-150 पॉइंट, मैं खुश हूं, मैंने निकल गया आज मैं 2 लाख रुपए लेके। ठीक है, लेकिन अभी भी और ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे रिस्क है कि यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर कहीं पर 60 के आसपास रुक सकता है, वरना फिर 2000 के आसपास रुकेगा। ये यहाँ रुकेगा, और ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बेचा कि मेरे पास और भी बहुत सारे लॉट हो गए थे, तो मैंने कहा जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर लो। तो मेरे हिसाब से समय आई। सर ऑप्शन चेन मतलब हम लोग हमेशा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन चेन को हमेशा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बस ठीक, ये मेन क्राइटेरिया यही है। सूर्यवंशी जी क्लियर? उतना नहीं हुआ सर। क्या प्रॉब्लम बताइए धीरज जी, आपकी कोई क्वेरी? सर जो ऑप्शन जैसे ये बाइंग करते हैं, तो फिर वो कौन सा डाटा देखते हैं? सर बाइंग तो आप तब करते हो जब आपको लगता है कि ये प्लस में जाएगी, तो आप बाइंग कर लेते हो।
आपने अपना सारा एनालिसिस किया ऑप्शन चेन से, आपको पता चला। जैसे ही पतंजलि चेक किया हमने, तो हमें बोला पता है पतंजलि बढ़ेगा, शॉर्ट कवरिंग का डेटा चल रहा है, तो आप पतंजलि को क्यों कॉल बाय कर लीजिए। लेकिन जब ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना होगा तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एनालिसिस कर, चाहे निफ्टी हो चाहे कोई स्टॉक हो। कोई सा भी हो, कुछ भी हो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है। उसके बाद हमें पता लग जाता सर आपने तो फ्यूचर बाय किया था सर पतंजलि का। है। तो मैंने फ्यूचर बाय किया, लेकिन एनालिसिस तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर ही लूंगा। हाँ ठीक। मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ ना ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के हिसाब से कि कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मेरे से ज्यादा पैसा तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ने लगाया रखा। मैं ऑप्शन सेलर के हिसाब से सर ऑप्शन चेन देख के हम लोग फ्यूचर का रेट हम लोग डिसाइड करते हैं। फ्यूचर में कैसे करेगा? ऑप्शन चेन देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट किधर जा सकती है। पीसीआर रेशो भी वहीं से निकलता है और ऑप्शन चेन से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर ज्यादा है वो रेजिस्टेंस है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलर ज्यादा है वो सपोर्ट है, क्योंकि वो उससे नीचे जाने नहीं देंगे वरना लॉस हो जाएगा। Sir, just now what you said, you repeat the sentence, no sir? मैं जो सेंटेंस मैंने बोला उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी। Okay, sir. देखिए, एक शेयर था वो 1950 रुपए का चल रहा है और 1900 पे बहुत सारे पुट राइटर बैठ गए। अब आप मुझे बताइए, 50 का शेयर 1900 से नीचे चले जाएगा तो इन सबको लॉस होना शुरू हो जाएगा। सूर्यवंशी जी क्लियर? 1900 से नीचे सर तो 1900 रुपए में पुट राइटर मतलब पुट सेल कर दिया कि भाई ये 1900 रुपए के ऊपर ही होना चाहिए। हाँ, तो अब अगर ये 1950 वाला 1900 रुपए से बोलिए। कि ये 1900 रुपए से नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, पुट राइटर का मतलब यही है ना। हाँ ठीक है सर, इतना समझ आया। 1950 वाला शेयर 1900 जाएगा तो ये जितने पुट राइटर हैं ये क्या पता है क्या करेंगे? ये बहुत पैसे वाले हैं, इन्होंने पुट सेल की हुई है, सेलर के पास पैसा बहुत होता है, तो वो क्या करेगा? 1900 रेट आती बाइंग करना शुरू करेंगे। वो क्या अच्छा, आती बाइंग करना शुरू करेंगे, लेकिन इसे 1900 से नीचे गिरने नहीं देंगे। अपनी पूरी जान तो जहां पर वो अपनी पूरी जान लगा देंगे कि 1900 से नीचे ना गिरे। 1900 पे उनके पास जितना पैसा होगा सारा लगा देंगे, वो खरीदेंगे कैश में, वरना तो उन्हें लॉस हो जाएगा। तो ये पुट साइड में देखेगा कितने लोग हैं। पुट साइड में ज्यादा राइटर हैं तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, वो उसे उसके नीचे एकदम से गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर इतना होने के बाद भी वो 1900 से नीचे गिर के 1880 आ गया, अगर 1880 आ गया तो अब ये 1900 वाले जो पुट राइटर थे इन्हें डर लगना शुरू हो जाएगा, और डर लगने की वजह से अब ये लॉस बुक करेंगे, और जितना इन्होंने खरीदा था, ये जो बाइंग की थी, ये सब सेल कर देंगे, और ये 1880 से गिर के 1850 1800 तक भी आ सकता है। यानी कि जब जब पुट राइटर पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा तो वो गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर उस लेवल से नीचे गिर गया तो अब यहां पर होगी प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट सेलिंग, सब कुछ शुरू हो जाएगा यहां पे, और ये गिरता ही चला जाएगा। सबको समझ में आ गई मेरी बात कि वैसे तो ये 1900 से नीचे गिरने ही नहीं देंगे, तो तब तक तो हम इसे सपोर्ट मानेंगे, और जैसे ये सपोर्ट टूटेगा, जो 1900 का सपोर्ट था हमारा, जैसे ये टूटेगा और उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, मतलब 1880 की क्लोजिंग अगर आ गई, तो अब ये बेचारे जो जितने लाख रुपए के ये पुट राइटर थे, इन सबको शुरू हो गया लॉस होना। अब ये अपना लॉस बुक करना शुरू करेंगे और मार्केट और टूटेगी। तो जब भी पुट राइटर का लेवल टूटता है, सपोर्ट टूटता है, तो फिर रेजिस्टेंस, अब उससे ऊपर आना मुश्किल है, और अब ये सारे के सारे लॉस बुक करेंगे और उसे और नीचे तक ले जाएंगे। हो सकता है ये 1850 भी आ जाए, ये मैंने पुट के केस में समझाया। सूर्यवंशी जी क्लियर हुआ? हाँ सर, ये तो हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, किसी की कोई क्वेश्चन यहाँ तक और? हाँ सर, एक क्वेरी है मेरी जी जी बोलिए। सर, जब सपोर्ट टूटेगा जी, तो सपोर्ट टूट रहा है, ऐसा इंडिकेशन हमको क्या मिलेगा? किस फॉर्मेट में हमको इंडिकेशन मिलेगा सर? एक तो वॉल्यूम के साथ टूटेगा सपोर्ट, तो फिर वो मतलब टूट गया, दूसरे बाद वो वापस नहीं आया और क्लोजिंग दे दी उसने उसके नीचे, क्लोजिंग दे दी मतलब वो टूटेगा, निकल जाओ उसमें से। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो हमें प्राइस एक्शन से पता चल गया सपोर्ट टूट गया। दूसरा, क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दे दी तो मतलब सपोर्ट टूट गया, क्लोजिंग बेसिस पे भी टूट गया। अब तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी वॉल्यूम भी ज्यादा थी तो मतलब कंफर्म टूट गया, अब तो ये भी गिरेगा। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। दूसरी क्वेरी किसी की अभी तक?
सर ये अनवाइंडिंग भी एक वर्ड है ना उसमें? हाँ, ये अनवाइंडिंग ही होता है। फिर ये जो पुट अनवाइंडिंग होगी इसके अंदर। हाँ, तो फिर ये कॉल बाय करेंगे 1880 से? सर जब टूटना है तो आप कॉल बाय क्यों करोगे, पुट बाय करोगे। अब टूटना शुरू हो जाएगा ना, रेट 1850 तक जाना है ना, गिरने का आसार है ना, गिरने के लिए होती है या फिर कॉल सेल होती है। ठीक है सर, अब मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी बोलिए, कोई है तो। सर मैं ये कह रहा था, हाँ जी, ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद में ये वो जो ऑप्शन चेन है ना, उसको आप टाइप करके लिख देते सर, उसका मतलब क्या है? किसका? वो जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वो खोलिए ना, वो एंजल वन में खोलिए ना सर। लीजिए। हाँ, अब जैसे मान लीजिए ये 1900 का हम देखें, स्ट्राइक प्राइस 1900 और कॉल ऑप्शन की तरफ पे लिखा है 5.17 लाख। ये ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक आप, हाँ ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा सर? ये थोड़ा सा टाइप करके लिख देते ना, और फिर ये पुट तरफ का भी 2.63 लाख है, इसका भी टाइप करके हाँ 2-3 लिख देते सर, तो हमको समझ में आ जाता अच्छे से। क्या लिखूं सर, ये बताइए। इसका मतलब क्या है? ये डेटा बता क्या रहा है? ओपन इंटरेस्ट नहीं सिखाया था मैंने आपको भी 3-4 क्लास पहले तो सिखाया ओपन इंटरेस्ट, कि जब एक बंदा कोई कॉल ऑप्शन खरीदता है और एक बेचता भी है, ए और बी, तो ए और बी मिलकर एक ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं। मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। नहीं, ओपन इंटरेस्ट तो आपने बोला था अलग चैप्टर आएगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। नहीं बोला, ओपन इंटरेस्ट तो समझाया था। ऑप्शन चेन सिखानी है मुझे, चलिए ओपन इंटरेस्ट तो मैं समझा चुका हूँ। अगर ए और बी दो बंदे मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक इंटरेस्ट बनाते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं सिखाने को। ओपन इंटरेस्ट में तो इतना ही खत्म हो गया। ऑप्शन चेन बताई थी, कैसे कम ज्यादा होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट है, एक ए बंदे ने कॉल खरीदी और बी बंदे ने बेची, दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ने खरीदा एक ने बेचा, तो एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब अगर ओपन इंटरेस्ट वहां पर 5 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 5 लाख कॉल सेल हुई हुई है और 5 लाख बाई भी हुई हुई है। तो हम लेकिन सेलर के से ही पढ़ते हैं, तो बस 5 लाख कॉल सेल हुई हुई है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ओपन इंटरेस्ट पे, तो ये जो 5.17 लाख आपको दिख रहा है, ये जो 5.17 लाख आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है 1900 की 5 लाख कॉल सेल हुई हुई है और वो फंस गए हैं। और ऐसे इधर देखा जाए तो 2.63 लाख पुट सेल हो गई है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट में और कुछ बताने के लिए नहीं है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। तो उसमें था ना जो ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई नए कॉन्ट्रैक्ट आए हैं ओपन इंटरेस्ट में, नए कॉन्ट्रैक्ट में आए। ओपन इंटरेस्ट चेंज देखो, ये बता रहा है कि 1,13,000 आज भाग गए मतलब शॉर्ट कवरिंग कर ली। जिन पहले ये थे 6 लाख, सुबह ये थे 6,30,000, 6.30 लाख, अब ये रह गए 5.17 लाख। मतलब ये शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 1,13,000 लोगों ने लॉस बुक कर लिया है और अभी धीरे धीरे 5 लाख के 5 लाख करेंगे। इसी वजह से पतंजलि का शेयर भागता चला जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज इन ओआई है वो आज की एक्टिविटी है, आज का ओपन इंटरेस्ट, राइट? हाँ जी। और जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट लिखा है वो पुराना है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का है, राइट? हाँ जी। तो अगर आज अभी हम जो एग्जांपल दे रहे थे 1900 वाला, उसमें अगर सपोर्ट को टूटना है सर, तो जो चेंज इन ओआई है पुट साइड का, वो माइनस में होने लगेगा। हाँ, जिस दिन सपोर्ट टूट रहा होगा उस दिन पुट में माइनस होना शुरू हो जाएगा, चेंज वाला जो है कम हो जाएंगे। और एक पुश फैक्टर भी आएगा ना सर ऊपर से, तो कॉल साइड का ओआई बढ़ेगा, फिर कॉल का ओआई बढ़ जाएगा तब। हाँ, मतलब पुट का कम होगा और कॉल का बढ़ेगा, ऐसा होगा ना? बिल्कुल, चेंज वाला। बिल्कुल। उसमें से स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा फिर? एट द मनी ही करनी होती है हमेशा। एट द मनी, एट द वो कहाँ होगा ना, वो कहाँ लिखा था? नीरज जी क्या बताएं, बस एट द मनी बताया था। 2000 का रेट चल रहा है तो 2000 की वो पता है सर, एट द मनी तो पता है ना, वो जो भी रेट चल रहा है वो एट द मनी। बस वो कहाँ लिखा होगा? तो इसमें कहीं नहीं आता ये ऑप्शन चेन में? सर लिखे रहने की जरूरत क्या है? 1940 का रेट चल रहा है,
तो 1940 वाला जो रेट है वो एट द मनी है, मैंने लिख दिया अपने आप, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तो आपको पता है ना, जब 1940 का रेट चल रहा है तो 1940 एट द मनी, उसी की कॉल देखनी है। ठीक है ना, ये लिखा रहने की जरूरत क्या है, 1940 का रेट चल रहा है तो 1940 वाला एट द मनी, जब 1950 का रेट हो जाएगा तो 50 वाला एट द मनी, जब 2000 हो जाएगा तो 2000 वाला एट द मनी। जो रेट चलता है उसे एट द मनी बोलते हैं, उससे नीचे वाले को इन द मनी बोलते हैं कॉल के केस में, और उससे ऊपर वाले को आउट ऑफ द मनी बोलते हैं कॉल के केस में। आप जो सर तो इसमें एक बात थोड़ा सा और क्लियर नहीं हो रहा है सर, क्या बताइए बताइए कि एट द, देखिए जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने की बात करते हैं, मतलब करंट प्राइस उस लेवल पे आया है, मतलब वो प्राइस एट द मनी हुआ, राइट, ये तो क्लियर है सर। अब अगर एट द मनी वाला लेवल टूटना है, जैसे सपोर्ट टूटना है, अभी 1900 जो बोल रहे हैं उसमें वो एट द मनी हो गया है, और अगर वो टूटना है तो सर हमको फिर पूरा पीसीआर देखने की क्या जरूरत है, मतलब सिर्फ 1900, भाई 1900 का पुट साइड का ओआई रिड्यूस होना चाहिए ये देखना चाहिए, और 19 साइड का कॉल साइड का ओआई बढ़ना चाहिए ये देखना आप चाहिए ये सर। देखेंगे अभी 1940 का रेट चल रहा है, राइट, 40 का रेट चल रहा है, आप देखेंगे हाँ में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, सबसे ज्यादा चेक किया तो देखो यहाँ पर तो 2000 पे है कॉल में, 10 lakhs, हाँ बाकी सब में कम है। तो ये इसका रेसिस्टेंस हो गया सबसे बड़ा, 2000 तो नामुमकिन है। ठीक है, राइट, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ पर है, आप देखो पुट साइड में, तो आपको दिखेगा ये 2.63 लाख सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब 1900 तोड़ना भी नामुमकिन है। ये हो गया इसका सपोर्ट। अब अगर ये सपोर्ट टूट गया, जो कि हमें लग रहा था नामुमकिन है, वही चीज हो गई मुमकिन, तो सब कुछ पिक्चर बदल जाएगी। अब जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब 1900 अगर टूट गया तो फिर भूचाल आएगा, फिर तो ऐसे ही अगर गलती से 2000 टूट गया ऊपर की तरफ तो फिर ये 2200 जाएगा। नहीं लेकिन सर मैं अभी करंट प्राइस जो है वो 1940 है, हाँ जी, और सपोर्ट 1900 में बैठा है, तो उसको अभी 40 पॉइंट नीचे जा सकता है बिना रुके, बिल्कुल, और या तो 60 पॉइंट बिना रुके ऊपर भी जा सकता है सर। बिल्कुल, लेकिन ये 40 पॉइंट नीचे जा नहीं पा रहा। पिछले 2 दिन में 1900 से 1940 हो गया है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अभी नीचे नहीं जाएगा। और दूसरी बात, नीचे तब जाता जब कॉल में राइटर बढ़ रहे होते, कॉल में तो उल्टा घटने शुरू हो गए। कॉल घटने का मतलब बेचारे डर रहे हैं, भाग रहे हैं। देखो यहाँ पर भी घट गए और यहाँ पर भी घट गए, तो घट रहे, तो 1920 वाले तो भागना शुरू हो गए लंगोट पकड़ के। तो वो भाग, जब अब इसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है, ये गिरेगा नहीं, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर कॉल राइटर भाग रहा है तो मतलब बढ़ेगा, पुट राइटर भागेगा तो मतलब गिरेगा। तो बिल्कुल बहुत बड़ा एनालिसिस है ये, ऑप्शन चेन से सब कुछ पता चलता है। तभी तो मुझे पता चल रहा है 2000 तक जाएगा ये। और जब ये 2000 हो जाएगा तो फिर से चेक करूंगा 2000 वाले कॉल राइटर तो नहीं भागने शुरू हो गए। अगर 2000 वाले भी भागने शुरू हो गए तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा अभी 2100-2200 जाएगा। और अगर 2000 वाले होंगे, वो बढ़ रहे होंगे, तो फिर मैं 2000 में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 1940 पे। मजा आ रहा है क्लास में? सर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और सबसे कठिन चीज है। कठिन आ रही है, अब जितने दिन पढ़ाऊंगा सब कठिन ही आएंगी, इजी कुछ नहीं बचा। आप निफ्टी 50 वाला निकालिए सर, वो आई जरा। आप ट्रेडिंग मत समझो, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। निफ्टी आप करना चाह रहे हो इसलिए बता रहे हैं। निफ्टी नहीं मैं दिखा देते हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैं तो पूछूंगा, अभी नहीं भी आएगा। अब जरा निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का ही है। क्या सर, ये आपके अलावा कोई और समझा भी नहीं पाएगा, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा दोबारा पूछूं तो बुरा मत मानिएगा। नहीं बुरा तो नहीं मैं मान रहा, मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन 4 बारी में मान जाऊंगा जब एक ही कंसेप्ट 4 बार बताऊंगा। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो चाहे 10 बार पूछ लो, कल को मत कहना समझ में नहीं आया। आज तो चाहे 20 बार पूछो, मैं बताऊंगा। देखिए जी, अब अच्छा आप लोग बताएंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, आप बताएंगे। अब सूर्यवंशी जी आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बताइए, ये बता दीजिए। सर एट द मनी कौन सी है?
द मनी हो गया सर अपना 24,950। एट द मनी हो गया 24,950, 24,950। अच्छा हाँ अब यहाँ पे अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओ आई ये है, जी ओ आई ये है। अच्छा अब मुझे बताइए 24,950 क्या लगता है, मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 24,950। सर पुट में 53 लाख लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं 53? मुझे तो ये दिखाई दे रहे 27 लाख। नहीं उसके ऊपर 53। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 53 लाख पे है। ठीक है, इसका मतलब कि 24,900 जा सकते हैं। 24,900 है सपोर्ट, उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर पुट राइटर बैठे हैं 24,900 पे बहुत ज्यादा, इसका मतलब वो 24,900 से नीचे आने नहीं देंगे, 24,900 से नीचे। ये हो गया सपोर्ट, सही है। ठीक है सर, और यहाँ पर 13 लाख बैठे हैं कॉल वाले, और जो इसे नीचे भेज रहा है वो 23 लाख है। अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये है, 25,000 पे थोड़े से हैं, और 25,000 पे तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 1। म्यूट कीजिए एक बार सूर्यवंशी जी, वो ना रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। जब आपको बोलना हो उस टाइम पर अनम्यूट करके फिर एकदम से म्यूट कर लिया करें। तो सूर्यवंशी जी को क्लियर हो गया होगा कि नीचे सपोर्ट है हमारा 24,900, मतलब मुझे 900 से नीचे निफ्टी जाती भी नहीं लग रही है। और ऊपर में रेसिस्टेंस है हमारा 25,100, 25,000 तक तो जा सकती है। 100 पे देखो 80 लाख बैठे ही जाने नहीं देंगे। तो इस एक्सपायरी में हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रहा है, वो सपोर्ट तो बन रहा है 24,900 और रेसिस्टेंस बन रहा है 25,100 रेसिस्टेंस है। अब निफ्टी में क्या होता है, करंट एक्सपायरी से ज्यादा अगली एक्सपायरी ज्यादा दिखा सकती है। तो मैं अगली एक्सपायरी दिखाकर आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो हमेशा 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखेंगे। इसलिए मैं ऑप्शन चेन का यूज ज्यादातर निफ्टी में नहीं करता, शेयर्स में ही करता हूं। निफ्टी में ज्यादातर यूज होता है पीसीआर का, और शेयर्स में ज्यादातर यूज होता है ऑप्शन चेन का। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस सूर्यवंशी जी क्लियर हुए हैं। हाँ ये तो समझ आया सर। तो बस यही कराया था मैंने वहां पे भी, पतंजलि में भी। अब मेरे हिसाब से 25,100 रेसिस्टेंस है, लेकिन मान लो फर्ज करो कि मार्केट ने 25,100 तोड़ दिया, ऊपर आ गई, तो ये तो रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट तेज भागेगी। सर ये जो 24 जुलाई के दूसरी वाली डेट सेट करिए ना जरा। अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखिए 24,850 में पुट राइटर भागने शुरू हो गए। दिख रहा है कुछ ओपन इंटरेस्ट चेंज? पुट राइटर मतलब गिर सकती है। 24,800 के भी भागने शुरू हो गए, 2-2 लाख भाग गए। तो मतलब 800 तक जा सकती है अगर नीचे का सपोर्ट टूट गया तो। और ये भाग रहे हैं, कॉल में कोई नहीं भागना शुरू हुआ, पुट में ही भाग रहे हैं। तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट थोड़ी सी मुझे नीचे भी लग रही है। तो जो हमने ये बनाया था, हमारा जो 900 का सपोर्ट था, ये टूट सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस रखिए, अगर कल को 900 टूटता है तो ये 800 तक जा सकती है। लेकिन तो ये भी हम सेलर जी सूर्यवंशी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये भी हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको। हमेशा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। कॉल अगर ज्यादा हो रही है तो मैं गिरने की बात कर रहा हूँ, पुट राइटर अगर ज्यादा हो रहे हैं तो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं गिरेगा। सर इसका मतलब ये है कि करंट एक्सपायरी में पुट राइटर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है ये। लेकिन लंबे ओरिजिन में जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें रेट पे उसको डर लग रहा है, तो वो निकल के भाग रहा है सर। तो सही समझ रहे हैं आप। अगर हम करंट एक्सपायरी देखें तो हमें दिखाई दे रहा है 900 पे सपोर्ट है,
लेकिन हम नेक्स्ट एक्सपायरी देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, म्यूट कीजिए प्रियवंशी जी। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर वो 800 वाले भी भागने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि करंट एक्सपायरी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी थोड़ी सी वीक लग रही है, 800 तक जा सकती है। और निफ्टी का डेटा ना हर 10 मिनट में बदल जाता है, तो निफ्टी पे ज्यादातर ऑप्शन चेन काम नहीं करती है। निफ्टी पे तो ओवरऑल पीसीआर रेशो काम करता है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। और पीसीआर रेशो के हिसाब से ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, हो सकता है 800 जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं 800 नहीं जाएगी, क्योंकि 100-200 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते, तो शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी, चाहे वो 800 से आए चाहे 700 से आए, शॉर्ट कवरिंग आएगी। और 25,000 के ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी निफ्टी में, और निफ्टी 25,000 के ऊपर जाएगा, 26 साढ़े 25 तक भी जा सकता है। और निफ्टी पे ऑप्शन चेन डेटा नहीं चलता है, वो स्टॉक्स पे चलता है, निफ्टी पे चलता है। तो मेरे हिसाब से धीरज जी क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा ऑप्शन चेन। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब क्लियर हो रहा है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जहां पर आपको लगे कि पुट में स्ट्रांगनेस आ रही है, पुट में ज्यादा राइटर बैठे हैं, तो वो सपोर्ट हो गया, वो नहीं टूटेगा। और जहां पर कॉल पे आपको ज्यादा ऑप्शन राइटर मिल जाए तो मतलब वो रेसिस्टेंस है, उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुक कर लो। अगर पतंजलि खरीद रखा होगा, अगर थोड़ी देर के लिए म्यूट रखिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पतंजलि खरीद रखा है और मैं आपसे पूछूं, चलो पतंजलि छोड़िए, मैंने खरीद रखा है, मान लीजिए इस टाइम क्या खरीदा सुगंधम ने आज, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को देख लेते हैं एक बार। सर वो पीजीपीएल को दिखाओ ना, पीजीपीएल तो जो गिर रहा है। नेगेटिव डेटा उसका तो। नहीं सर, वो 3% बना था। अरे कोई बात नहीं, ये वाला देख लेते हैं, बॉस को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने बॉस खरीद लिया, इसको मैं ले जाता हूं उधर। अब बॉस खरीद लिया आपने, और मैं इसको अगर आपने बॉस खरीद लिया है, और अब मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने बॉस की ऑप्शन चेन है। करंट मार्केट प्राइस है 38,250, 38,250 हो गया हमारा एट द मनी। अब आप मुझे देखकर बताइए बॉस का डेटा पॉजिटिव है, देखकर बताइए। सर 902 वाले तो भाग रहे हैं सर। 902 वाले कौन? पुट के 902 बोलता हूँ, 38,000 वाले सर। 38,000 के पुट वाले भाग रहे हैं। 38,000 में पुट में भी भाग रहे हैं और कॉल में भी भाग रहे हैं। हाँ, कॉल में ज्यादा भागे हैं। कॉल में ज्यादा भाग रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? अब कॉल में ज्यादा भागे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस तोड़ देगा। रेजिस्टेंस तोड़ देगा, कॉल पॉजिटिव है ना? बुलिश है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर? यहाँ पर 4500 का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यही है। और कॉल में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ये रहा 8225, सॉरी ओपन इंटरेस्ट ये है सबसे ज्यादा। ओपन इंटरेस्ट आपका ये आ रहा है 58,000। तो जरा ध्यान समझिए, 39,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये रेसिस्टेंस है इसका। कॉल राइटर ज्यादा है यहाँ। और ये लगभग 37,500 के नीचे नहीं जाएगा, ये इसका सपोर्ट है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मतलब किस किस को समझ में नहीं आई? धीरज जी क्लियर? सर यहाँ पर पुट जो है ना सर जी, यहाँ पर जो भी ज्यादा भाग रहा है तो it will break the support. Is it right sir? अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मतलब वो सपोर्ट है, वो नहीं टूटेगा वहां से। ओके। अब ये वाला शेयर अगर आपने लेना है तो देखो 10,000 लोग बैठे हुए हैं, 38,000, तो 10,000 बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो सपोर्ट टूटेगा नहीं। दूसरा इधर की साइड अगर आप देखें तो 58,000 बैठे हैं 39 पे, तो 38 से 39 के बीच में ही रहेगा ये शेयर। और अगर इसने गलती से 38 तोड़ दिया तो फिर ये बहुत तेज टूटेगा, और अगर इसने गलती से 39 तोड़ दिया तो फिर ये बहुत तेज भागेगा। सर इस केस में पुट कॉल रेशियो जो है वो तो बहुत नीचे है, बहुत छोटा है सर। मतलब ये वाले क्योंकि जो शेयर के साथ सारा वही तो कॉल के साइड है।
ये वाला जो शेयर है इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, अच्छा, इस वजह से आपको गलत कुछ अटपटा सा लग रहा है ये वाला चार्ट, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, इसलिए इसमें ज्यादा ऑप्शन चेन काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको, 38 पे सपोर्ट है और 39 पे रेसिस्टेंस है। ठीक है, आप देखो ना वॉल्यूम कितनी कम है, वॉल्यूम देखो, ये पूरे दिन में वॉल्यूम 1000 की शेयर की बस, 50 का तो 25 का तो लॉट ही है। पूरे दिन में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे में 40 ही लॉट ट्रेड हुए हैं बस। इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जिसमें नहीं होती वहां पर ज्यादा काम नहीं करता है पीसीआर रेशियो और ऑप्शन चेन। किसी बड़ी कंपनी का देखना पड़ेगा। फिर भी हल्का फुल्का समझ में आ गया ना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन से कैसे पता चलता है, और कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना है ये भी ऑप्शन चेन बता देती है। अगर कहीं पर कॉल राइटर ज्यादा है तो वो उससे ऊपर जाएगा नहीं, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और कहीं पर अगर पुट राइटर ज्यादा है तो वो सपोर्ट है, वहीं पर खरीद के बैठ जाओ, उसके नीचे गिरेगा नहीं। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो दोनों तरफ की सेलिंग करना चाहते हैं, दोनों वो वाले लेवल की सेलिंग कर दो जहां पर ऑप्शन डेटा ज्यादा है। मान लीजिए 38,000 पे पुट राइटर ज्यादा था तो 38,000 की पुट बेच दो, और 39,000 पे कॉल राइटर ज्यादा, 39 की कॉल बेच दो, उसके बीच में ही रहेगा रेट, ऊपर नीचे वो रोक के रखेंगे जो इतने सारे ऑप्शन सेलर हैं। ठीक है, वो लॉट साइज कहाँ दिखा, वो कितने कितने लॉट है वो कहाँ दिखा सर? अभी आपने बोला 40 है, यहां से दिखे, देखो पूरे दिन में वॉल्यूम कितना हुआ, 9000। 9000 वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक लॉट है इसका 25 का, तो 9000 में कितने हुए होंगे, 360 लॉट। बस पूरे दिन में 360 लॉट ट्रेड हुए हैं, वो भी एट द मनी के, पूरे दिन में 6 घंटे में। यानी कि 1 मिनट में पूरे 60 सेकंड में सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड होता है, बहुत कम वॉल्यूम है इसकी। आप बैठे रहो 1 घंटे तक बिड लगाए, आती नहीं है, इसमें वॉल्यूम बहुत कम होती है। समझ में आया कहां से लिए मैंने? ये जो पूरे दिन की वॉल्यूम है 9000 है, 25 का लॉट है, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 360, 25 से डिवाइड किया मैंने 9000 को, तो ये आ गया आपका 360, 360 लॉट ट्रेड हुए हैं पूरे 6 घंटे में। 360 मिनट्स में 360 लॉट ट्रेड हुए, एक पूरे 60 सेकंड में एक लॉट ट्रेड होता है। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। सर आप कल जो एट द मनी है वही जो आप 2 ऊपर 2 नीचे तो ले लेते हैं या डील करते हैं, वो यही है, इसी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ये एट द मनी है 38,250। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं इसके ऊपर के 2 लूं तो 38,000 के ऊपर के 2 लेता हूं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो एक 1850 और एक 26,000 आ गया, लगभग 30,000 आ गया कॉल साइड में। और इधर के नीचे वाले 2 लेने पड़ेंगे, तो इनका ओपन इंटरेस्ट आ गया 3,000 और 2 5,500। तो कॉल साइड का तो हो गया 30,000 और पुट साइड का सिर्फ 5,000। 0.1 है, ओवरसोल्ड डेटा है, 0.1 का पीसीआर है, 0.1 या 0.2 का ओवरसोल्ड डेटा है, शॉर्ट कवरिंग चल रही है, इसमें दबा के भागेगा ये। और ये मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता रखा था, अभी 37,000 पे था जब मैंने आपको अपने ऑप्शन वो ओपन इंटरेस्ट बताया था, जब मैंने आपको ऑपरेटर का डेटा बताया था, तब ये 37,000 था। 500 रोज भाग रहा है ये। आप खोल लीजिए सर LIC हाउसिंग। अब LIC भी खोल लें, चलो जी LIC भी देख लो। पॉलिसी नहीं सर, डेटा। हाँ LIC हाउसिंग का डेटा ही कर रहा हूँ मैं, तो ICICI वाला हूँ मैं, LIC हिंदी भी बुकाता। ये आ गया ऑप्शन चेन LIC हाउसिंग फाइनेंस का। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी मैं ले जाता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट करके वहीं पर। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, एट द मनी इसमें 630 है, 630 में एट द मनी है। अब जरा चेक करते हैं, 630 पे कॉल राइटर है 7.25 और ये 4.07। थोड़ा सा ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पर 7.10 था और यहाँ पर 9.85 था। और 600 पे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो 10 लाख थे और यहाँ पर सिर्फ 2.6 लाख थे। मतलब 600 पे तो सपोर्ट है, 600 से नीचे तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि 600 पे बेचने वाले 2 ही लाख है, खरीदने वाले 11 लाख है, पुट सेलर ज्यादा है, तो ये सपोर्ट हो गया। उसके ऊपर चलते हैं तो 610 भी सिक्योर है, ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी पुट राइटर ज्यादा है कॉल से। तो मतलब 600 और 610 तो टूटेगा ही नहीं। 620 चेक करते हैं, 620 पे हमारा पीसीआर रेशो 0.9 के आसपास आ रहा है। 0.9 आने पे मैं बुलिश मानता हूँ, तो ये भी मैं सपोर्ट 3 बोल सकता हूँ। मुझे 620 भी टूटता हुआ नहीं लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। 630 पे आ जाते हैं, 630 क्रॉस करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है। लेकिन अगर ये गलती से 630 क्रॉस कर गया
तो फिर 640 ये चला जाएगा। अब 640 क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर से 4 गुना है, तो यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मेरा पहला टारगेट 635 640 तक है। लेकिन अगर इसने गलती भी से भी 640 क्रॉस कर दिया तो फिर ब्लास्ट होगा इसके अंदर, फिर ये 650 60 70 कहीं भी जा सकता है। और फिर मेरा टारगेट इसका अगला जो भी रेसिस्टेंस होगा, जहां पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट होगा, वो हो जाएगा। बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट आगे कहां पर है वो देख लेता हूं मैं। 660 पे सिर्फ 8 लाख है, 670 पे भी नहीं है, 80 पे भी नहीं है, 90 पे भी नहीं, 700 पे भी 3 लाख कहीं पर है ही नहीं आगे। तो फिर तो ये रेल बन जाएगा। एक बार अगर इसने इसे क्रॉस कर दिया, किसको 660 को 660 को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर तो ये रेल बन जाएगा। 650 पे सबसे ज्यादा 11 लाख, 650 और 660 ये दो बड़े रेसिस्टेंस है इसके लिए। अगर इसने 650 और 660 को क्रॉस कर दिया तो फिर तो ये रेल बन जाएगा, फिर ये 700 ही जाके रुकेगा, 700 से ऊपर भी जा सकता है। तो हर तरह से मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैं इसे रखूंगा। सर ये हाँ जी, 21 जुलाई की एक्सपायरी थोड़ा सा आगे करिएगा सर, इसकी एक्सपायरी तो क्या डेटा आ रहा है? मतलब अगले महीने की करूं? हाँ सर। ये अगस्त की कर दी। डेटा लगभग सेम आ रहा है, वही 640 पे 2 लाख बैठे हैं, इधर कोई है ही नहीं। 50 पे भी और 60 पे भी, मतलब अगले महीने में ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा, वहां पर लिक्विडिटी नहीं है अगले महीने में। करंट डेटा ही देखना चाहिए सभी शेयर्स को, उसी में लिक्विडिटी मिलती है। हाँ, ये तो मंथली एक्सपायरी है ना, तो इसमें करंट ही वर्थ है। करंट ही वर्क करता है, अगले महीने में कौन करता है? मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते। मैं निफ्टी वीकली है ना, तो उसमें अगले वीक का जरूर देख। निफ्टी में मंथली देखनी चाहिए, और बाकी शेयर्स तो पहले से ही मंथली है, तो उसमें करंट ही देखना चाहिए। सूर्यवंशी जी क्लियर हो गई थोड़ी सी हुई सर बस, तो बाकी मैं बैठ के पढ़ूंगा और फिर आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब आप रोजाना चेक करेंगे ना इस ऑप्शन चेन डेटा को, तो आपको पता लग जाएगा कब ये ब्लास्ट करता है, कब ये मतलब काम करना शुरू करता है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा ऑप्शन चेन देख के। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑप्शन चेन देखना इतना ईजी है, इतना ईजी है, मेरी वाइफ को एनालिसिस का ए भी नहीं आता, लेकिन ऑप्शन चेन देखना आता है। और वो पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रही है सिर्फ एक ही कंसेप्ट की वजह से, ऑप्शन चेन। उसे ऑप्शन चेन देखना बड़ा अच्छे से आता है। वो फट से बता देती है, देखो शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है, देखो ओवरबॉट का डेटा बन रहा है, और वो खरीदती है शेयर और प्रॉफिट करती है। उसको सिर्फ एक ही कंसेप्ट आया आज तक समझ में, ऑप्शन चेन, बाकी वो सीखना है। सर ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, यही है, करना शुरू करो और 1-2 बार के बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा जब आप मेरे से पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा कैसे शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है, लेकिन जब करना शुरू करोगे तब सर और भूल गए। हाँ ये सब चीजें सर मेरे को नहीं लगता कि 100 में से 99 लोगों को आती होगी। देखो ये इंटरनल चीज है, बहुत आती सबको है, प्रैक्टिस में नहीं है तो वो भूल गए हैं। और आप भी अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे आप भी भूल जाओगे। मैं रोज प्रैक्टिस में रहता हूँ, मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ सब चीज चेक करके। जब भी मैं अपनी ऑपरेटर की पोजीशन देखता हूँ, पहले मैं उसका पीसीआर चेक करता हूँ, फिर ऑप्शन चेन चेक करता हूँ, फिर चार्ट चेक करता हूँ। सब तीनों चीजें मुझे बोलती है पॉजिटिव है तो खरीद लेता हूँ, जब तीनों चीजें मुझे बोलती है नेगेटिव है तो बेच देता हूँ। जो 3% वाली स्ट्रेटजी है उसमें भी आपने पीसीआर पे कॉलम रखा है या कि सीधे उसमें रेट ही है? 3% वाली स्ट्रेटेजी में मेरे को आइटम पता चलती है किसमें डेटा बना, फिर मैं वो डेटा को चार्ट से पहले देखता हूँ। चार्ट से मुझे पता चलता है वो 1-2 दिन में गिरा कि बढ़ा है। अगर वो बढ़ रहा है तो मैं उसे पॉजिटिव मानता हूँ, गिर रहा है तो मैं उसे नेगेटिव मानता हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, फिर मैं उसे दोबारा क्लैरिफाई करने के लिए फिर मैं उसका पीसीआर देखता हूँ। फिर पीसीआर अगर मुझे पॉजिटिव लगता है तो फिर मैं उसकी ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। पीसीआर से मुझे कंफर्मेशन मिलती है पॉजिटिव है, और ऑप्शन चेन से मुझे टारगेट पता चलता है कि कहां पर अगला रेसिस्टेंस है। जहां रेसिस्टेंस है वो मेरा टारगेट हो जाता है, उससे मैं रिस्क लेता ही नहीं हूं कि उससे ऊपर जाएगा कि नहीं। जो भी अगला रेसिस्टेंस होता है जहां पर कॉल राइटर ज्यादा बैठे होते हैं वहीं तक का टारगेट दे देता हूं, बस उससे ऊपर का देता ही नहीं हूं। ठीक है, तो टारगेट डिसाइड करने के लिए मेरे को ऑप्शन चेन काम आती है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये चेक करने के लिए मुझे चार्ट और पीसीआर रेशो काम आ जाता है। ये 3-4 चीजें चेक करने के बाद मैं अपनी लिमिट निकाल कर आप लोगों को बता देता हूँ खरीद के। ये होता है मेरा तरीका रोजाना का, जो मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ इतना। देखिए वो जो आपने दिया था ना पीजीपी जो आपने दिया ना सर, उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है सर। कौन सा?
पीजीपीएल, पीजी इलेक्ट्रो, हाँ पीजी, हाँ वो बहुत, है तो स्ट्रॉन्ग लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। नहीं भले नहीं बढ़ रहे हो सर, लेकिन वो टाइटन है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा आज क्या हुआ था, मेरी वाइफ ने एक शेयर निकाला है, देखो मेरी पिक नहीं है वो, विप्रो, मैंने आपको विप्रो दिया है, वो मेरी पिक नहीं है, वो ऑप्शन चेन देखकर ही वाइफ ने निकाला है। मैं आपको उसकी ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, मतलब मैंने नहीं निकाला वो शेयर, वो मैं मना भी कर रहा था, मैं कहा मतलब वो सुनती किसके, बीवी या किसी की सुनती है कभी। उसने कहा आपको अपने क्लाइंट का लेना है ले लो, मैं तो ले रही हूँ, उठा के विप्रो ले लिया। अब उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, वो क्या आती है, ऑप्शन चेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसने ऑप्शन चेन से कैसे डिसाइड किया कि मैं विप्रो लूंगी ही लूंगी, और उसने ले भी लिया। चलिए मैं विप्रो दिखा रहा हूँ आपको, मुझे नहीं खाना है ना। ये आ गया विप्रो, और विप्रो में उसने ऑप्शन चेन देखी थी इस तरह से कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये विप्रो की ऑप्शन चेन आ गई, और इसको मैं ले गया यहां पर। आज कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे हम। 270 तक जाएगा सर। इसमें मंडे की क्लास भी लग जाएगी सर, देखते हैं। चलिए अब हम विप्रो की बात करते हैं। अब उसने मुझे बोला विप्रो ले लो, मैंने कहा कैसे ले लूं बताओ, कह रही ऑप्शन चेन डेटा बहुत बढ़िया बना हुआ है। मैंने कहा कैसे बना हुआ है, तो देखो उसने क्या बताया, 260 265 एट द मनी हो गया। अब उसने चेक किया पहले 260 का डेटा, 260 के डेटा पे क्या था, ऊपर यहाँ पर 60 लाख था, यहाँ 67 लाख था, मतलब 260 पे सपोर्ट है, पुट राइटर ज्यादा है। अब क्या हुआ, 262.5 जो आधे वाला होता है हम देखते नहीं है ज्यादातर, इसमें कोई नहीं देखना, फिर भी अगर देखना चाहे तो यहाँ कॉल राइटर फंस गया। 13 लाख थे, इधर 8 लाख थे, और 13 लाख वाले से रेट ऊपर आ गए, फंस गए हैं ये बेचारे, फंस गए हैं मतलब शॉर्ट कवरिंग करके से ऊपर पहुंचाएंगे। थोड़ा और नीचे चलते हैं, वो कहने लगी देखो 265 तो इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो पक्का रेसिस्टेंस था इसका, देखो 265 के ऊपर तो इसे आना ही नहीं चाहिए। इधर 60 लाख है, इधर सिर्फ, इधर से कितने हैं, इधर यहाँ पर 3-4 लाख ही है, मतलब कुछ कम है, 10-12 लाख ही है। तो 265 तो इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसने तोड़ दिया। अब वैसे तो ये टूटना ही नहीं चाहिए था, ये इसका रेसिस्टेंस था बहुत बड़ा, अब इसने रेसिस्टेंस तोड़ दिया। जब रेसिस्टेंस टूट जाता है तो अब इसे बोलता है शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन गया, और बस हमें शॉर्ट कवरिंग का डेटा का इंतजार होता है। अब जैसे ही 265 थोड़ा बुचाल आएगा, ये 60 लाख लॉस, ये 60 लाख लोग जो है ना लॉस में आ गए, इसके साथ ये 13 लाख, ये टोटल हो गए 63 लाख, 63 लाख लोगों को लॉस हो रहा है। अब ये शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे और इसे ऊपर तक ले जाएंगे, कहां तक, देखो ये 1,80,00,000 है, ये लॉस नहीं होने देंगे, 270 से ऊपर से जाने नहीं देंगे, लेकिन ये 270 तक तो चला ही जाएगा ना। तो 270 के टारगेट से हमने इसको खरीद लिया 265 पे, और 270 पे हमें से बेच देना चाहिए। लेकिन अगर गलती से इसने 270 तोड़ दिया, 270 पे 2 करोड़ लोगों को नुकसान हो रहा होगा, फिर ये आराम से 300 जाएगा, फिर ये 10% बढ़ेगा। मेरी बात सूर्यवंशी जी क्लियर हो रही है? वैसे तो मेरा इसका टारगेट है 270 से ऊपर में लिख कर दे सकता हूं नहीं, क्योंकि 1,80,00,000 बंदे बैठे हैं इसे रोकने के लिए, रोक ही लेंगे। किसी के अंदर किसी के बाप में दम नहीं है 270 से ऊपर चला जाए, लेकिन किसी भी वजह से गलती से ये 270 से अगर ऊपर चला गया तो फिर ये 300 जाएगा। अब अगली चीज समझिए, वो पीछे से वाइफ बता रही है मुझे। सर ये जो आप बोलते हैं किसी भी वजह से, वो क्या हो सकता है सर? ऑप्शन चेन में होगा नहीं। कोई बड़ी न्यूज आ गई, रिजल्ट बढ़िया आया, रिजल्ट बढ़िया आते हुए 270 से ऊपर चला जाएगा। अब अगली न्यूज सुनिए, आज के दिन विप्रो 272 लगा चुका है, आज के दिन विप्रो का हाई 272 है। अब अगर विप्रो ने आज ही 272 लगा दिया तो 1,80,00,000 लोगों ने उसे नीचे गिरवा दिया, लेकिन अगर उसने आज लगा दिया तो कल भी लगाएगा। कैसे लगाएगा, इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं 23 तारीख को, अब 3 दिन बाद खुलेगी 21 को। इन्फोसिस अगर भागा तो पूरा आईटी सेक्टर भागेगा, आईटी सेक्टर भागेगा तो विप्रो भी भाग जाएगा। अगर विप्रो गलती से 270 के ऊपर चला गया, जो कि मुझे लगता है सोमवार को खुलेगा ही 270 के ऊपर, फिर वो 300 ही जाएगा। 10% के मुंह में विप्रो में दिखा दूंगा आपको। अगला फायदे की चीज बता देता हूं, विप्रो हमने जो रेट दिया है लाइफ टाइम लो पे है, फंडामेंटल भी पिक बहुत बढ़िया है। ये विप्रो लाइफ टाइम लो के आसपास है, विप्रो ये दिखा देता हूं मैं आपको, 52 वीक लो के आसपास है, दिखा रहा हूं इसका 52 वीक लो देखिए, इसका 52 वीक लो ये चल रहा है 228, इसका 52 वीक लो है, 52 वीक लो इसका 220 है, उसके आसपास ही है, मतलब 15-20% ही ऊपर है। और हाई देखिए कितना दूर है, 325 रुपए का हाई है, मतलब अभी लगभग 80 रुपए दूर है, 40% दूर है अपने हाई से।
30% लगभग 30% दूर है अपने हाई से। तो हमने मतलब इसे बहुत सही वैल्यूएशन पे खरीद लिया है। और जब भी मैं कोई पिक देता हूं तो मेरी वाइफ कहती है मैं नहीं मानती, और जब भी वो कोई पिक देती है मैं कहता है ये तो बेकार है। लेकिन आज ये पिक जब उसने बताई तो 5 मिनट में मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और उठाकर मैंने विप्रो ले लिया। मतलब बहुत कम हम दोनों की सहमति बनती है, लेकिन विप्रो पे हम दोनों बन गए एक साथ, क्योंकि पीसीआर रेशो के हिसाब से भी ठीक है, चार्ट के हिसाब से भी ठीक है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी ठीक है, और रिजल्ट आने वाला है। और आईटी सेक्टर का रिजल्ट जो अब इन्फोसिस वगैरह का आएगा मुझे लग रहा है अच्छा ही आएगा, और विप्रो एक छोटी कंपनी है उसका तो अच्छा ही जाएगा। और उसका जो ज्यादातर विप्रो का कल आ गया, हाँ विप्रो का रिजल्ट कल, देखो मेरे से ज्यादा नॉलेज ना वाइफ को उसकी पिक की, वो कह रही है विप्रो का रिजल्ट कल आ गया था और बढ़िया आया था, तोड़फोड़ रिजल्ट आया, इसी वजह से शॉर्ट कवरिंग का डेटा की उम्मीद है। इस वजह से हमारे 3% की स्ट्रेटजी में नहीं आया विप्रो, लेकिन फिर भी मैंने लिया है। तो कहां से लिया? प्योरली ऑप्शन चेन से पता चला। मतलब विप्रो लेने में सबसे बड़ा हाथ ऑप्शन चेन का है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन चेन देखना आ गया होगा, और जब रोज धीरे धीरे देखकर मुझे बताओगे सर मेरी ऑप्शन चेन के यहां से मुझे लग रहा है ये लेना चाहिए, तो फिर मैं आपको बता दूंगा आप सही सोच रहे हो कि नहीं। आप कल को 50 या 100 या 10 या जितने भी शेयर आप कर सकते हो, तो मुझे बताओ ऑप्शन चेन के हिसाब से कि सर कहां सपोर्ट है, कहां रेसिस्टेंस है, कितना टारगेट है। फिर आप मुझे व्हाट्सअप डाल दो, और डालना ग्रुप पे। आप जितने भी क्वेश्चन पूछते हो ग्रुप पे पूछा करें, फिर मैं ग्रुप पे ही आंसर दूंगा। इससे 10 बंदों को और समझ में आएगा। डायरेक्टली पर्सनल मैसेज ना करके ग्रुप पे डालिए, फिर मैं उसका आंसर ग्रुप पे दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन चेन समझ में आई होगी। थोड़ी सी पढ़ भी लेते हैं, प्रैक्टिकल बहुत हो गया, अब पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ता है। द ऑप्शन चेन में ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, कह रहा है ऑप्शन चेन के अंदर वॉल्यूम भी पता चलता है आपको, और कितना ओपन इंटरेस्ट है वो भी पता चलता है। ऑन द वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट फॉर ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, आज पूरे दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए उसे बोलते हैं वॉल्यूम। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? कितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हुए हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है जरा वो देख लीजिए। सम ऑप्शन चेन्स प्रोवाइड द इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, कह रहा ऑप्शन चेन के अंदर ही आपको इंप्लाइड वॉलिटिलिटी आईवीवी मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी भी इसके अंदर ही मिलती है ऑप्शन चेन में ही, और थीटा भी इसके अंदर ही मिलता है, और क्या कहते हैं डेल्टा भी इसी के अंदर लिखा होता है। सारे के सारे ग्रीक इसी के अंदर लिखे होते हैं। तो चलो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बता दिया। फॉर ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड वॉलिटिलिटी रिफ्लेक्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर प्राइस वॉलिटिलिटी कितनी हो सकती है ये बताती है। फॉर द अंडरलाइंग एसेट इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ऑप्शन, और इसी के हिसाब से ऑप्शन का प्राइस भी डिसाइड होता है। और कौन करता है? वो ऑप्शन सेलर। ऑप्शन चेन्स आर वैल्यूएबल टूल फॉर ऑप्शन ट्रेडर, कह रहा है ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन बहुत वैल्यूएबल है। वो अलाउ करती है आपको कंपेयर करवाने के लिए, एनालाइज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। ट्रेडर कैन एक्सेस द अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस, सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगी आपको वहां, एक्सपायरी डेट पता लग जाएगी, प्रीमियम पता लग जाएंगे, और सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑप्शन चेन से मिल जाती है। एनालिसिस कैसे करते हैं ऑप्शन चेन का, जो मैं सिखा चुका हूं वही लिखा है। एनालाइजिंग एन ऑप्शन चेन इन्वॉल्व्स इवेल्युएट करना पड़ता है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विद इन द चेन टू गेन इनसाइट, आपको उसकी इनसाइट्स निकालनी पड़ती है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, इनटू मार्केट सेंटीमेंट, और आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता लग जाता है, पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का पता लग जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। हेयर आर सम की एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हेन एनालाइजिंग एन ऑप्शन चेन, कह रहा ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? पहली तो है ओपन इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अभी तो मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस ऐसी करी ओपन इंटरेस्ट चेक कर करके। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की एंड एक्सपायरी डेट की। हाई ओपन इंटरेस्ट का मतलब है सजेस्ट अ लिक्विड मार्केट, और अगर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ही है तो वो फिर एक्टिव मार्केट नहीं है, फिर वहां पर आपका ये काम नहीं करेगा। लेकिन लो ओपन इंटरेस्ट में इंडिकेट लोअर ट्रेडिंग एक्टिविटी। एनालाइजिंग ओपन इंटरेस्ट कैन प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ द लेवल इंटरेस्ट इन पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कह रहा है आपको यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ही पता चलेगा। अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो सपोर्ट हो, वो रेजिस्टेंस हो गया, अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो सपोर्ट हो गया। तो ये आपको ऑप्शन चेन देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाएंगे। अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गए तो बस फिर, अगर सपोर्ट टूटा मतलब नीचे की तरफ टूटा सपोर्ट, तो फिर वो मार्केट फॉल हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये ट्विस्ट टूटती है फिर उल्टी हो जाती है मार्केट। सपोर्ट टूटने पे वो बेरिश हो जाती है, रेजिस्टेंस टूटने पे वो बुलिश हो जाती है। और क्या पता चलता है सर? वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी भी आपको पता लग जाती है। आपको पता है कैसे पता चलती है? बिड आस्क स्प्रेड, ये भी पता लग जाता है सर। कितने जो बायर होते हैं उनका रेट अलग होता है, जो सेलर होते हैं उनका रेट अलग होता है, इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं बिड आस्क
स्प्रेड, और इसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट भी बोलते हो। इनके बीच का डिफरेंस 10 पैसे है या 20 पैसे है या 1 रुपया है, ये आपको पता चल जाता है। कोई यहां तक कोई क्वेरी हो तो बताइए। ये बिड आस्क कहाँ पे लिखते हैं सर? ये रहा, जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन चेन खरीद रहा हूँ LIC का, तो यहाँ पर जब मैं ये खोलता हूँ बिड, तो देखिए 16 रुपीज 20 पैसा और 16 रुपीज 60 पैसा, ये बिड प्राइस है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है बाई प्राइस, और ये सेल प्राइस। बाई बोलते हैं, सेल प्राइस को आस्क प्राइस बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड बोला जाता है, जो इस केस में है 40 पैसा। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। क्या सर? जी धीरज जी बोलिए। सर 20 आस्क स्प्रेड से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे सर? बिड आस्क स्प्रेड से कुछ डिसाइड नहीं करना है, बस हमें ये पता लग जाएगा हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉयड कॉस्ट कितनी है। 40 पैसे की कॉस्ट तो खरीदने बेचने की है, इससे डिसाइड कुछ नहीं करना है। स्प्रेड क्या है सर? हाँ जी, स्प्रेड क्या है? क्या है? स्प्रेड। स्प्रेड डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं, डिफरेंस को। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे स्प्रेड बोलते हैं। बिड और आस्क के बीच के डिफरेंस, बिड आस्क स्प्रेड। इम्प्लाइड कॉस्ट है ना ये आपकी, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये आपकी। अगर आप ऑर्डर करोगे, अगर आपको इसे बाय करना है तो 16 रुपीज 60 पैसा पे बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेल करना है तो 16 रुपीज 20 पैसा पे सेल होएगा। जो 40 पैसे का डिफरेंस है, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो, आपका नुकसान हो जाएगा इतना। तो बीच का डिफरेंस है कम होना चाहिए हमेशा। अगर ज्यादा है तो फिर बिड लगा के लेना चाहिए। ज्यादा है तो बिड लगा कर लोगे ना, फिर आप 16-20 की बिड डाल दीजिए, 2 मिनट में 3 मिनट में मिल ही जाएगा। मार्केट मारोगे तो 1660 पे मिलेगा फिर। तो आपके साथ स्प्रेड कम होना चाहिए, स्प्रेड जितना कम होगा कम होगा उतना प्रॉफिट आपका। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है सर? वही कितना डर लग रहा है आपको, कितना ज्यादा इसमें वॉलिटिलिटी आ सकती है। अगर वॉलिटिलिटी ज्यादा आएगी तो प्रीमियम ज्यादा होंगे, वॉलिटिलिटी कम होगी, IV बोलते हैं और विक्स भी बोलते हैं इसी को ही। ऑप्शन ग्रीक्स भी बताए होते हैं, मैंने आपको बताया थीटा डेल्टा सब गिवन होता है, वेगा वगैरह सब होता है ऑप्शन चेन के अंदर ही। और स्प्रेड का एनालिसिस कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंपेयरिंग द प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ डिफरेंट ऑप्शन विद इन द चेन अलाउज द स्प्रेड एनालिसिस। आपको अगर प्रीमियम पता लग जाए अलग अलग उसके, तो आप यहां से भी एनालिसिस कर सकते हो और ओपन इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब प्रीमियम से कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं। देखिए प्रीमियम से कैसे करते हैं वो समझा देता हूं। ऐसे करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए यहां पर प्रीमियम देखा, LIC का ही देख लीजिए। देखिए आपने देखा कि 8 रुपए नीचे अगर हम जा रहे हैं, 8 रुपए नीचे पुट का रेट है 7 रुपए, 7 रुपीज। कितने रुपए नीचे? 8 रुपए नीचे के पुट के रेट है 7 रुपए 30 पैसा, तो फिर 8 रुपए ऊपर का कॉल का रेट भी इतना ही होना चाहिए। अब अगर कॉल में हम 8 रुपए की जगह 12 रुपए ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर भी 7 रुपए है। अच्छा आप मुझे बताओ, कॉल का प्रीमियम तो 12 रुपए ऊपर होने के बाद भी 7 रुपए है, और पुट का प्रीमियम 8 रुपए नीचे होने पे भी 7 ही रुपीज है, तो किसमें प्रीमियम ज्यादा है? पुट में प्रीमियम ज्यादा है कॉल में। देखिए करंट प्राइस से 12 रुपए दूर होने के बाद भी, ध्यान समझिए, आज कोई चीज 100 रुपए की है, मैं कह रहा हूं कि 110 वाली कॉल मैं दूंगा 10 रुपए में। समझिए ध्यान से, आज कोई चीज 100 रुपए की है तो मुझे लगता है कि उसमें 10 रुपए की वॉलिटिलिटी आएगी, यानी कि या तो वो 90 हो जाएगी या फिर वो 110 हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं अगर 110 वाली कॉल खरीदनी हो 10 रुपए की और 90 वाली पुट खरीदनी है तो भी 10 रुपए की, तो इसका मतलब मुझे डर सेम है। मतलब मेरा जो अपने मन में है, मुझे ये लग रहा है कि 10 रुपए की वॉलिटिलिटी आएगी नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, तो प्रीमियम सेम रहेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई कहने लगे यार नीचे जाने का तो लग नहीं रहा, मुझे ऊपर जा सकता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 90 रुपए वाली पुट का प्रीमियम तो कर दूंगा कम। मैं कहूंगा अरे 90 तो जाना ही नहीं इसने, 5 रुपए दे दे बस। लेकिन 110 वाली कॉल का प्रीमियम कर दूंगा 10 रुपए, क्योंकि मुझे डर ज्यादा लग रहा होता उस तरफ। तो जिधर डर ज्यादा लग रहा होगा उधर का प्रीमियम सेलर ज्यादा रखेगा। ये बात समझ में आती है? ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर आपने बच्चे को, आपने अपने बेटे को पेपर दिलवाना है, ठीक है,
और आपने शर्त लगानी है। अब आपको पता है मेरा बेटा टॉप करे ना करे फेल तो होगा ही नहीं, टॉप करे ना करे फेल तो होगा ही नहीं। अब आपके दोस्त ने आपसे शर्त लगाई, भाई 2 शर्त लगाएंगे, कितने कितने की, तेरा बेटा फेल होगा, एक शर्त तो ये है, दूसरी शर्त ये है तेरा बेटा टॉप करेगा, एक शर्त ये है, और लगाऊंगा दोनों, बस ये बता कितने कितने की। तो आप क्या करोगे, आपको पता है मेरा बेटा फेल तो होगा ही नहीं, तो आप जो फेल वाली है उसके रेट तो बढ़ा दोगे, उसके में तो कहोगे बेटे लग गई 1-1 लाख रुपए की, फेल तो वो होगा ही नहीं। और एक टॉप करने वाली थी उसमें लगाओगे भाई उसमें 10,000 की लगा ले। तो आपने क्या किया, जिधर आपको डर ज्यादा था, आपको लग रहा था टॉप तो नहीं वो करेगा, ठीक है, तो बायर ने उसके रेट घटा लिए, ठीक है, और जिधर आपको लग रहा था अरे फेल तो उसने होना ही नहीं है, जितने मर्जी की लगा लो, आप सीधे 1 लाख बोलोगे, लेकिन वो ऐसा देगा नहीं। उसको भी पता है कि आपका बेटा फेल होने के चांसेस बहुत कम है, जब फेल होने के चांसेस कम है तो प्रीमियम भी कम ही देगा, और जब पास टॉप करने के चांसेस अगर टॉप करने के चांसेस कम है तो प्रीमियम फिर उसके आप से देगा। समझ रहे हो, जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां प्रीमियम ज्यादा होगा, जहां रिस्क कम होगा वहां रिटर्न भी कम होगा। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि कॉल का प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, तो कॉल का प्रीमियम ज्यादा कब होगा, जब वो बुलिश लग रहा होगा, जब हमें लग रहा होगा मार्केट भागेगी। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा ही हो रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 12 रुपए दूर भी उतना ही प्रीमियम है जितना 10 रुपए नीचे पे है। 12 रुपए दूर तो प्रीमियम 12 के हिसाब से कम होना चाहिए था ना, लेकिन वो 10 के बराबर चल रहा है, मतलब कॉल में प्रीमियम ज्यादा है, तो वहां से हमें पता चल रहा है बुलिश है वो। तो हम प्रीमियम से भी पता लगा लेते हैं कि आइटम बुलिश है या बेरिश है। ठीक, चलो ये वाला एग्जाम्पल करता हूं। Sir, you show the same thing once again, sir. ये सेम थिंग मैं निफ्टी से समझाऊंगा, यही सेम थिंग निफ्टी से समझाने दो, आपको समझ में जल्दी आएगा। अभी निफ्टी चल रही है 25,000, सबको दिख रही है निफ्टी 25 रही है। अब हम 1,000 पॉइंट नीचे का रेट देखते हैं 24,000 का। 24,000 का रेट है 4 रुपये 40 पैसा, और 1,000 ऊपर का यानी 26,000 का रेट है कॉल का 2 रुपये 30 पैसा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, निफ्टी का 25,000 तो ATM है, 24,000 की पुट का रेट चल रहा है 4 रुपये 40 पैसा, और 26,000 की कॉल का रेट चल रहा है 2 रुपये 20 पैसा। अच्छा मुझे बताइए, दोनों के दोनों 1,000 ऊपर 1,000 नीचे ही है, लेकिन पुट का प्रीमियम ज्यादा और कॉल का कम, क्यों? इसका मतलब निफ्टी के गिरने के चांस ज्यादा है, निफ्टी के गिरने के चांस ज्यादा है, इसीलिए उसके प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है आपको। क्लियर? No, sir. Here the above premium it is 4 rupees 40 paise. Where down it is 2 rupees 20 paise. ऐसा है, देखो दोबारा। सर एक्सपायरी डेट ये चेंज कीजिए ना। 25,000 का रेट, सॉरी 24,000 का जो रेट है वो है 4 रुपये 40 पैसा, ही देखो पुट की तरफ। हाँ, मैंने वही लिखा है, 24 का 4 रुपये 40 पैसा, 26 का 2.2। अब इधर ये बताइए सूर्यवंशी जी, ज्यादा प्रीमियम किधर की साइड है? ये 24,000 की तरफ है सर। पुट की साइड ना, पुट की साइड ना। हाँ हाँ, उधर प्रीमियम ज्यादा है, इसका मतलब उधर ज्यादा डर लग रहा हो, तभी तो ज्यादा प्रीमियम है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। ये नहीं मालूम सर। अरे मैं बता तो रहा हूं, जिधर प्रीमियम ज्यादा होगा मतलब उधर लोगों को डर ज्यादा लग रहा है, मतलब गिरने ज्यादा है इस टाइम। इस टाइम गिरने। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कंपनी पे कोई केस हो गया, किसी कंपनी पर कोई केस हो जाता है, तो आप चेक करना, मतलब उस दिन हमें लगता है कि इस कंपनी पे केस हो गया तो हो सकता है इस पे कोई पेनल्टी शैनल्टी कुछ लग जाए, तो उस दिन के लिए उसके पुट के रेट बढ़ जाते हैं अपने आप। आप पुट खरीदना भी चाहो तो खरीद नहीं सकते, वो महंगी हो जाती है पहले ही। कॉल के नहीं बढ़ते, कॉल के नहीं गिरते। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब अडानी के ऊपर केस हो गया था हिंडनबर्ग का, तो रोज अडानी के शेयर गिर जाते थे। अगर आप उनकी कॉल खरीदना चाहो तो सस्ते में मिलती थी, पुट खरीदना चाहो तो महंगे में मिलती थी। क्यों? सबको पता है गिरना ही है, तो पुट पहले ही महंगी हो जाती है। तो जो चीज के रेट ज्यादा हैं वो चीज की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो अगर अभी आपके निफ्टी के पुट के रेट ज्यादा चल रहे हैं तो इसका मतलब निफ्टी के गिरने की आशंका है अगले 1-2 दिन।
और वो एक्सपायरी तुमने चेंज करी क्या सर 24 से हटा के? उससे क्या होगा? तो फिर क्या डेटा आ रहा है उसका? अब इसमें भी 24 का देख लीजिए और 20 उसका। 24 के आ रहे हैं 15 रुपए 60 पैसे और 26 के आ रहे हैं 9 रुपए 90 पैसे। अभी भी इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी पुट के ही रेट ज्यादा है, मतलब मार्केट गिरने की ही लग रही है हर तरीके से। तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया। पुट वाले पे लोग ज्यादा खड़े हो गए। पुट में ज्यादा, बल्कि ऐसा कभी होता नहीं है, पुट के रेट हमेशा कम होते हैं, कॉल के हमेशा ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव मार्केट है। मार्केट में भी मैं बता देता हूँ, रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो आज तक तो ये डेटा है 3:30 बजे तक, तो 3:30 बजे तक मार्केट नेगेटिव लग रही थी। सबको डर था कि कहीं HDFC बैंक और रिलायंस के रिजल्ट बेकार ना आ जाए। उसमें से रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं और वो अच्छे आए हैं। ये सारी की सारी पिक्चर ना कल मंडे तक बदल जाएगी और मंडे को पुट के रेट हो जाएंगे कम और कॉल के हो जाएंगे ज्यादा अपने आप, क्योंकि फिर मार्केट का सेंटीमेंट बदल जाएगा। मार्केट पॉजिटिव है, मैं लिख कर दे सकता हूँ मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि मैं सिर्फ एक डेटा पे काम नहीं करता हूं। मैंने PCR चेक कर लिया, निफ्टी का ओवरसोल्ड डेटा है, निफ्टी बाउंस बैक जरूर करेगी। उसके अलावा मैंने अपने शेयर्स के रिजल्ट देख लिए, रिलायंस का रिजल्ट बढ़िया आया है, IT सेक्टर के रिजल्ट बढ़िया लग रहे हैं। मुझे इन्फोसिस भागता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे विप्रो भागता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे रिलायंस भागता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे FMCG सेक्टर पूरा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे हॉस्पिटल और ये सब जो चीजें मैंने ले रखी है, ये मिड कैप निफ्टी के शेयर तो गिर ही नहीं रहे पिछले 4 दिन से। तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। निफ्टी मेरे एनालिसिस के हिसाब से भागेगी और रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है। रिलायंस कम से कम 2% भागेगा मंडे को, 2 से 3%, और अगर रिलायंस 2-3% भागेगा तो निफ्टी भी 1% भाग जाएगी। निफ्टी का टारगेट 25,200 मेरा मंडे का है और वो कंप्लीट हो जाएगा खुलते ही साथ। निफ्टी गैप अप भी खुल सकती है मंडे को 25,100 के आसपास, 25,100-150 के आसपास। सर मैं ये पूछ रहा था, अपना डिफेंस सेक्टर जो है फिर से गिरने लगा सर? डिफेंस HL वगैरह? अरे मैंने भी HL ले रखा है एक अकाउंट में, मेरा भी 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो भी FII सेलिंग कर रहे हैं सारे, उसकी वजह से गिर रही है। FII नहीं, 3-4 दिन पहले HL में डेटा बना था, मुझे लगा वो पॉजिटिव वो नेगेटिव था, मैं लेके फंस गया। HL में सर लेकिन 2-4-5 साल के हिसाब से देखे तो डिफेंस में तो ग्रोथ है ना सर? नहीं है 5 साल के नहीं। अगर आपने 5 साल के लिए लेना है तो एक शेयर तो मैं बता रहा हूँ विप्रो, ये ले सकते हो। दूसरा ले सकते हो पतंजलि, बहुत बढ़ गया है लेकिन अब, लेकिन ले सकते हो। अगर 5-10 साल के लिए लेना है तो बहुत बढ़िया। पतंजलि की सही वैल्यू 16,000 रुपए है, वो जो वो 1500-1600 पे चल रहा है ना, उसकी सही वैल्यू 16,000 रुपए। उन पे इतनी प्रॉपर्टी है, उनकी वैल्यूएशन कर ली जाए ना तो 16,000 रुपए शेयर की वैल्यू आ जाएगी। और पतंजलि पे 1-2 रुपए का वो नहीं है कर्जा, और पतंजलि मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। पतंजलि रिलायंस की तरह हर चीज में आ रहा है, वो अपना मोबाइल भी बना रहा है, पावर सेक्टर में भी आ रहा है, रोड भी बनाएगा, FMCG में तो पहले से ही है, खेती भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी बनेगी आने वाले 20 साल में। और ये शेयर मतलब मल्टी बैगर, मतलब वारे न्यारे कर देगा ये शेयर। ऐसा है जैसे कभी ITC और इन्फोसिस ने किया था ना, 1 रुपए का शेयर कई करोड़ का हो गया, बोनस पे बोनस, डिविडेंड पे डिविडेंड, सब कुछ देगा। पतंजलि बहुत बढ़िया शेयर है मेरे हिसाब से, पतंजलि और विप्रो। जो म्यूचुअल फंड है वो तो ले सकते हैं सर अपन डिफेंस की? सिर्फ डिफेंस के क्यों लेने, टॉप 200 में डालिए पैसा। सब टॉप 200 तो बंद हो गया, अब टॉप 100 आ गया। 100 में डालिए, उसमें ग्रोथ ही नहीं होती सर। होती है मार्केट में ग्रोथ होती है। अगर मार्केट बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो बहुत स्लो ग्रोथ है सर, उससे अच्छा वो स्मॉल कैप और मिड कैप है। चलो मोर रिस्क मोर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। स्मॉल कैप में घटते भी तो 20-20% एक साथ है। सर आप विप्रो और पतंजलि कैश में परचेज करने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए सारे पैसे मत लगा देना, टोटल कैपिटल का 10% लगा देना। हाँ सर, वो तो 10% ही है, किसी में भी फिक्स है। हाँ। कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर होने चाहिए, सारे पैसे शेयर लगाने हैं, और 10-15 से ज्यादा होने नहीं चाहिए, कहीं 200 शेयर इकट्ठे कर लिए हो। होटल ताज कैसा है सर? ताज होटल कौन सा? एक इंडियन होटल। इंडियन होटल बढ़िया है, ITC वालों का है, बढ़िया है। सर वो 3% वाली एक्सेल आज का डाटा छोड़ के कल तक वो अपडेट आप दे सकते हो?
नहीं, मैं तो आज तक का अपडेट कर दूंगा, आप अपने आप उसमें से डिलीट कर लेना। सर आज का छोड़ दो, आज तो हम लोग करेंगे ना ट्राई। मैंने तो उसमें से डिलीट कर लेना ना, ओके। एक लाइन को डिलीट कर लेना जैसे अभी मैंने करके दिखाई थी। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ये मार्केट सेंटीमेंट। स्प्रेड एनालिसिस बता देता हूं पहले। कंपेयरिंग द प्रीमियम एंड द स्ट्राइक प्राइस ऑफ डिफरेंट ऑप्शन विद इन द चेन अलाउज द स्प्रेड एनालिसिस। स्ट्रेटेजी लाइक वर्टिकल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड क्या होते हैं मैं अगले लेसन में सिखाऊंगा। ये स्प्रेड, ये स्ट्रेटेजीज है, सब सिखाऊंगा। देखो बटरफ्लाई उस दिन आप पूछ रहे थे मेरे से, बटरफ्लाई स्प्रेड इन्वॉल्व सिमुलेटेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन, ये सब सिखाऊंगा अगले चैप्टर में। मार्केट सेंटीमेंट का कैसे पता चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद इन द ऑप्शन चेन कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द मार्केट सेंटीमेंट। कह रहा है कि आप कॉल और पुट को कंपेयर करके, अगर कॉल ऑप्शन ज्यादा बिके हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा नेगेटिव है, अगर पुट ऑप्शन ज्यादा बिके हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव है। पीसीआर रेशो निकाल कर भी बता सकते हैं। हायर नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन रिलेटिव टू पुट ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन ज्यादा हो तो इसको हायर नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन रिलेटेड टू पुट ऑप्शन सजेस्ट, इसे बेरिश कर लो, बुलिश को बदल के बेरिश कर दो यहां। वाइल मोर पुट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉल इंडिकेट, इसे बुलिश कर लो, उल्टा लिखा हुआ है। एनालाइजिंग द रेशियो ऑफ कॉल ऑप्शन टू पुट ऑप्शन विद इन द चेन कैन हेल्प ह्यूज मार्केट एक्सपेक्टेशन। इसको बुक में ठीक कर लीजिए। It is important to note that option chain analysis should be complemented with broader market analysis। कह रहा ऑप्शन चेन के अलावा बाकी चीजें भी देख लेना, टेक्निकल एनालिसिस लगा लेना, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स लगा लेना। ट्रेडर शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द एनी एक्सटर्नल फैक्टर सच एज अपकमिंग कोई न्यूज हो, अगर न्यूज हो तो फिर ये ऑप्शन चेन काम नहीं करती। इवेंट दैट में इंपैक्ट ऑप्शन प्राइसेस। चलिए, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैं सब आपको सिखा चुका हूं, बस पढ़ा रहा हूं। जब एक ऑप्शन चेन में डज नॉट एक्सप्लिसिटली, मतलब अपने आप से आपको समझ में ना आए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, इट कैन इनडायरेक्टली ऑफर इनसाइट, तो उस केस में आपको इनसाइट दे देगा पोटेंशियल एरिया की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। हेयर हाउ यू कैन यूज एन ऑप्शन चेन टू गेन द अंडरस्टैंडिंग, कैसे निकालोगे वो बता रहा हूं। आप क्या करोगे, स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे। इन ऑप्शन चेन यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्राइक प्राइसेस दैट हैव हायर ओपन इंटरेस्ट, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली साइट है उसे पकड़ लोगे, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, दोनों पकड़ लोगे। इस स्ट्राइक प्राइस कुड इंडिकेट एरियाज वेयर मार्केट पार्टिसिपेंट हैव शोन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। अब जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है इसका मतलब वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। पुट वाले केस में सपोर्ट मान लेना और कॉल वाले केस में रेजिस्टेंस मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, हाई ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन एट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस, अगर कॉल में ज्यादा है तो उसे रेजिस्टेंस मान लेना और अगर पुट में ज्यादा है तो उसे सपोर्ट मान लेना। चलो, ये ग्रीक वगैरह आप पढ़ोगे, वॉल्यूम लिक्विडिटी सब पढ़ा चुका हूं। चेंज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल पढ़ाऊंगा, बस यहां तक आपको पढ़ के आना है। चेंज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं कल पढ़ा दूंगा, बहुत सारा है, अभी एक पेज ये है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा के स्ट्रेटेजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये बटरफ्लाई वगैरह स्ट्रेडल कल से शुरू है। और याद रखना जो चैप्टर अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये 8th, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी के पूरे कोर्स का निचोड़ ये एक चैप्टर है, यही सिखाने के लिए आपने पूरा कोर्स किया है। कल सैटरडे से क्लास है? नहीं, सैटरडे में नहीं, मंडे में होगी ना, तो मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगी। एक और चीज, ये वाला लेसन खत्म होने में कम से कम 5 से 10 क्लास लगेंगी। ये वाला लेसन ही बस एक निचोड़ है, ये आखिरी लेसन है आपके कोर्स का। आपके कोर्स का ये जो अब लेसन कल शुरू होने वाला है, ये आखिरी लेसन है न्यूमेरिकल। उसके बाद सारे थ्योरी के बेकार चैप्टर बचे हैं 3-4, वो मैं बाद में करा दूंगा। लेकिन जो सबसे क्रक्स है पूरे कोर्स का, जो क्रक्स है वो ये अकेला लेसन है। और ये लेसन खत्म होने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप कितने ज्यादा दिन लगाओगे, आपको समझ में आए ना आए। सबसे टिपिकल लेसन यही है जो शुरू होने वाला है, और पूरे कोर्स की जान है ये अकेला लेसन। तो ये लेसन शुरू करने से पहले अपने पीछे के सारे लेसन खत्म कर लो, क्योंकि अगर वो लेसन नहीं आते होंगे तो ये अगला वाला समझ में नहीं आएगा। और इस लेसन में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो मैं पढ़ा चुका हूं, सारे ग्रीक्स यूज होंगे, थीटा, डेल्टा, पेल्टा सब यूज होंगे यहाँ पे, ऑप्शन चेन भी यूज होगी, पीसीआर रेशो भी, सब कुछ होगा इसमें यूज। और अब मैं आपको सारे की सारी स्ट्रेटजी समझा दूंगा पैसे कमाने की, अलग अलग, और कुछ स्ट्रेटजी आप खुद बनाओगे, कुछ मैं सिखाऊंगा। और ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद बाकी चैप्टर सारे थ्योरी के हैं 3-4, वो फिर मैं थ्योरी सिखाऊंगा आपको, और ये लेसन आपका कोर्स है खत्म हो जाएगा। अभी आपका कोर्स में मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10 से 12 क्लास, 15 क्लास और लगेंगी, और 16-17 क्लास आपकी लग चुकी हैं। तो लगभग 1 महीना में पढ़ते हुए हो गया है, और 1 महीना ही और लग जाएगा, 15 क्लासेस अभी और लग जाएंगी। इस तरह से हमने जो 2 महीने का आपको कोर्स बताया था, वो 2 महीने के कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन 15 दिन में तो हमने 7 लेसन पढ़े हैं, अगले 15 दिन में 1 लेसन पढ़ेंगे, ये वाला।
तो ये एक लेसन आपको पूरा मजा आने वाला है, पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर होगा और मजा आएगा। लेकिन आएगा मजा उसी को जिसको पिछले चैप्टर क्लियर होंगे, वरना फिर आप यही कहते नजर आओगे नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। मैं 10 बार भी बता दूंगा, वैसे समझ नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो पिछला वाला जो आप छोड़ कर चल रहे हो। तो गलती आपकी है, परेशानी सबको होती है। तो अभी 3 दिन है आपके पास, कल सैटरडे संडे और मंडे की रात को क्लास है, यानी कि 3 दिन आपके पास है। इन 3 दिन में पिछले सारे के सारे चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, सारे बैक क्वेश्चन कर लो, उनकी प्रॉब्लम ले लो। चाहे हम एक दिन बाद शुरू कर लेंगे, आप मंडे को प्रॉब्लम ले लो मुझसे सारी, मैं मंडे को शुरू नहीं करूंगा ये लेसन, ट्यूसडे को वेडनेसडे को मैं फिर लेसन शुरू करूंगा। लेकिन पिछले लेसन आपको सारे के सारे अच्छे से क्लैरिटी के साथ आने चाहिए, तब ये अगला लेसन समझ में आएगा अच्छे से। और आपको ये लेसन ही करना है अगर पैसे कमाने हैं तो।